नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। भारतीय बाजारों में आज देखिए ट्रेंड तो तेजी का बनता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन ऊपरी लेवल से थोड़ा थोड़ा मार्केट एक बार फिर अटक रहा है। बेसब्री से इंतजार। दरअसल निफ्टी बैंक के ट्रेडर्स 36,000 का कर रहे हैं। उसके जितने करीब जाते हैं उतना मुनाफा वसूली का दबाव आता है। निफ्टी 17,300 को छूने के बाद आप ध्यान दीजिएगा 17,268 के आसपास सिमटता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन साथ ही अगर आप देखें तो मिड कैप स्टॉक्स आज पार्टिसिपेट थोड़ा बेहतर करते दिखाई दे रहे हैं और एडवांस डिक्लाइन रेशियो की भी चाल थोड़ी सी बेहतर, एटलीस्ट सुबह में वही होती दिखाई दी थी। मिड कैप इंडेक्स आपके सामने 53.2 पर। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर भी एक बार नजर डाल लेंगे तो वहां पर आप गौर करिएगा। ट्रैक्शन और ट्रेंड अब हल्का सा नेगेटिव जरूर हुआ है, लेकिन ज्यादातर समय हमने पॉजिटिव टेरिटरी में मार्केट ब्रेथ को देखा है। आप ध्यान दीजिए सेक्टोरली थोड़ी सी चर्निंग एक बार फिर उभर कर आई है। सीमेंट, फार्मा कंपनियां हैं जहां पर आज फिर तेजी के सौदे बनते हुए दिखाई दिए। अब ऐसे में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए? आखिरी 1.5 घंटे में आप किन लेवल्स पर फोकस करें, कहां पर ट्रेड्स के मौके हैं, सब पर होगी चर्चा। मैं दूंगी आपका साथ और मेरे साथ ऑफ कोर्स वीरेन तो है ही। वीरू, गुड आफ्टरनून। इंडेक्स 36,000 की तरफ नजरें बनाए हुए हैं, लेकिन पहुंचने में समय लगा रहा है। जी हर्षिता, गुड आफ्टरनून। और देखिए समय लगेगा और दिक्कत यह है कि कॉल राइटर्स इस तरीके से हावी हैं हर्षिता के पूछे मत। देखिए आज सुबह हमारी अप्रोच क्या थी, दोनों इंडेक्सेस लेके आइएगा। एसजेएक्स निफ्टी जितना एक सब्सटेंशियल गैप अप दिखा रहा था उतना हुआ नहीं हर्षिता। और पोस्ट ओपनिंग मेरी अप्रोच यही थी निफ्टी पे कि आप 17,310 के ऊपर, जो कि चार्टिकली पिछली 3 कैंडल्स का हाईएस्ट जोन है, उसके 4 कैंडल्स का हाईएस्ट जोन है, उसके ऊपर टिकने दीजिए। 17,310 के ऊपर टिकने दीजिए, तब जाके कोई बाय ट्रेड लेंगे। या फिर डिप के बाद आपको कल की क्लोजिंग और कल के आखिरी के आधे घंटे के एवरेज प्राइस के आसपास निफ्टी मिले तो बाय करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इनमें से कोई भी अगर आप देखें फिल्टर, अभी तक सर्कमस्टेंसेस और हालात जो है वो निफ्टी में नहीं बने। और इसका बड़ा एक कारण है हर्षिता, वो है बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी में मेरी खुल के अप्रोच थी। कल जो इसी वक्त हमने लॉन्ग ट्रेड लिए थे, उसको आप खुलते ही साथ 200-250 पॉइंट का जब प्रॉफिट मिले तो बुक कर लीजिएगा। अगर हमको 35,950 की ट्रैजेक्टरी मिले तो बुक कर लीजिएगा। बड़ा ट्रेड बैंक निफ्टी में तब बनेगा जब हम 36,050-25 के जोन को पार कर देंगे। वहां पे 17.5 लाख कॉल खड़ी हुई थी और खड़ा हुआ था हमारा 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, लेकिन उस लेवल को नहीं पार कर पाया। अब के डेटा क्या कहते हैं, पॉसिबिलिटी कितनी है? देखिए आज सुबह जब सब्सटेंशियल गैप अप मिल रहा था तब भी इसमें कोई राय नहीं कि 400 पे, 17,400 पे, 17,500 पे बड़े कॉल राइटर्स थे। जरा अब लेके आइए आप निफ्टी की कॉल्स और पुट्स, क्या करना चाहिए इस वक्त, क्या रुझान मिल रहे हैं? अगर आप निफ्टी की 6 स्ट्राइक्स को देखें हर्षिता इस वक्त, तो वहां से संकेत ये मिल रहे हैं कि 17,500 का कॉल राइटर बहुत बखूबी बड़ा, अगर आप देखें आउटस्टैंडिंग वाले लेके बैठा है। बट लुक एट 17,300 हर्षिता, यहां पे कॉल राइटिंग का क्वांटम इस वक्त सबसे ज्यादा है, 76 लाख का, जिसमें से 16 लाख तो आज जुड़े हैं। और 17,200 की पुट में हर्षिता 70 लाख का आउटस्टैंडिंग, जिसमें से 16 आज जुड़े हैं। यानी पूरा का पूरा बाजार जो है इस 17,200 और 17,300 के दायरे में निफ्टी फंस चुका है। यानी अगर इस दायरे से हमें निकलना है, चाहे वो आखिरी के 90 मिनट हो या कल एक्सपायरी -1 डे वेडनेसडे हो, हमें हर्षिता 17,310 के ऊपर, 320 के क्लस्टर के ऊपर टिकना पड़ेगा, तब जाके कोई लॉन्ग ट्रेड लेंगे, अन्यथा नहीं। तब तक इंडेक्स का ट्रेडर अगर आप देखें कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के ग्रिप में है। रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी लेके आइए। बैंक निफ्टी क्या करेगा? देखिए कल जो हमने स्ट्रेंथ आखिरी के आधे घंटे में देखी थी, उसका एक मापदंड था, उसका एक क्राइटेरिया था, और वो क्या था? वो था 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो इसने पार किया तो हमने बाय किया, उसका एक मूव भी मिला, सुबह मूव मिला। याद रखिएगा इस वक्त बैंक निफ्टी अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है आपका 35,710 के जोन में। अब जरा कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स की का जो कन्विक्शन है वो क्या कहता है, हम किस तरफ जा रहे हैं? 36,000 पे ह्यूज कॉल राइटिंग हर्षिता, और ये कॉल राइटर उठ के 36,000, 35,800 पे भी आ गया है, और इवन 35,900 पे। तो 35,800 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई क्लस्टर लगता है, और पुट राइटर्स में अगर आप देखें कॉन्फिडेंस है, बट 35,500 पे करीब 18 लाख का आउटस्टैंडिंग वाइब। तो हर्षिता दोनों ही इंडेक्सेस एज पर द ऑप्शन स्टेट्स, मैं खुद स्क्रीन पे देख रहा हूँ, मैं यही कहूँगा कि इट्स रेंज बाउंड एंड रेंज बाउंड।
कोई ट्रेड फॉर द टाइमिंग स्क्रीन पे नजर नहीं आता। हर्ष, ओवर टू यू। तो इंडेक्स में कोई खास ऐसा कंपेलिंग ट्रेड इस समय दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन स्टॉक्स हैं जहां पर भरपूर मौके देखने को मिले हैं। फटाफट कुछ स्टॉक्स आपके लिए हाईलाइट करते हैं जहां पर ट्रैक्शन देखने को मिला है। ट्रेंड तेजी और मंदी दोनों दरअसल आज मार्केट दिखा रहा है, लेकिन तेजी की तरफ ज्यादा आपको दिखाई देंगे फार्मा स्टॉक्स। तो फार्मा कंपनियों में क्या कुछ है? एक तो दिग्गजों में ऑफ कोर्स मुझे याद है डीवीज लैब टॉप ट्रेडेड काउंटर बना है 3% ऊपर। इसके अलावा आप देखिए इप्का लैब 5.5% ऊपर, वहां मेट्रोपोलिस हेल्थ में भी 4% तक की तेजी देखने को मिली। सीमेंट पर डिटेल में कॉन्वर्सेशन होगा। जेके सीमेंट आज टॉप ट्रेडेड स्टॉक 5% की तेजी में। इंटेलेक्ट डिजाइन जैसे मिड कैप कंपनियों में भी खरीदारी ही बनती दिखाई दे रही है। अब आप आइएगा कि मंदी की पोजीशंस कहां पर ली गई हैं। तो औरोबिंदो फार्मा 2% नीचे, भले ही पूरे फार्मा पैक में तेजी हो, और इसकी एक अलग वजह भी है। पीवीआर कल की अच्छी बढ़त के बाद आज पोजीशंस अनवाइंड होती हुई। कोल इंडिया एक तरफा तेजी वाला कैंडिडेट रहा है पिछले कुछ सत्रों से। आज 2.5% का मुनाफा वसूली का दबाव आया और ओएनजीसी भी करेक्ट हो रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि कच्चे तेल में कूल ऑफ देखने को मिला। ये वो स्टॉक्स हैं जहां पर हरकत सबसे ज्यादा देखने को मिली है। चलिए आपके लिए फटाफट अब बताते हैं कि कौन कौन से जानकार हमारे साथ जुड़ने वाले हैं आज के कार्यक्रम में, और यहां से आगे फिर आपकी रणनीति क्या होगी उस पर लोगों को भी जोड़ना शुरू करेंगे। तो टेक्निकल कॉल्स के लिए हम बात करेंगे आज प्रकाश काबा, नीलेश जैन और श्रीकांत चौहान भी हमारा साथ देंगे। असित बरनपति को भी जोड़ेंगे कार्यक्रम में आगे। इसके अलावा लखनऊ से हर रोज की तरह मानस जायसवाल होंगे। पुणे से हमारा साथ देंगे आज आशीष बहेती। भोपाल से रचना वैद्य भी जुड़ेंगी। ठीक 2:30 बजे चर्चा होने वाली सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर सरकार कितना खर्च करती हुई दिखाई देगी। सीमेंट कंपनियों के दामों को लेकर क्या आउटलुक बनता दिखाई दे रहा है। निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के मंगेश भदंग देंगे साथ। इसके अलावा हम आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े फैक्टर की। कनेडियन पेंशन फंड पिछले हफ्ते कोटक में इन्होंने स्टेक बेचा, आज एसबीआई लाइफ में स्टेक बेचा। आगे कौन सी कंपनियां हैं जहां पर कनेडियन पेंशन फंड और बिकवाली कर सकता है, और क्या वजह है इस बिकवाली के पीछे? यतिन ने इस पर डिटेल रिसर्च निकाली है, वो हाजिर होंगे। यतिन से ही जानेंगे डीलिंग रूम में क्या हो रहा है, और ऑफ कोर्स आपको बताएंगे हर रोज आज से कि अगले दिन के कौन से बड़े ट्रिगर्स हैं जिस पर मार्केट रिएक्ट करेगा। तो ये सब होगा। आशीष भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में कार्यक्रम में, लेकिन पहले मार्केट पर व्यू लेना शुरू करते हैं। हमारे जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। गाबा साहब, आशीष बहेती, नीलेश जैन हमारे साथ फिलहाल लाइन पर मौजूद है। मानस भी, गुड आफ्टरनून आप सभी का। मानस, सुबह में आपकी कमेंट्री पढ़ रही थी और आपने क्लियर कट कहा था कि 17,250 के ऊपर खरीदना है। उसके ऊपर ही दिन भर ज्यादातर समय हमने ट्रेड दिखाया है, और निफ्टी पर आपने कहा था 35,875 पर खरीदे। हालांकि उस लेवल से कूल ऑफ देखने को मिला है। क्या आज कॉन्फिडेंस ज्यादा निफ्टी के ट्रेड में लौटा है वर्सेस यस्टरडे आफ्टरनून, जहां पर निफ्टी बैंक में अच्छी खासी तेजी की पोजीशन कैरी हुई थी? बिल्कुल हर्षिता, देखिए कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली दिखता है, क्योंकि देखिए गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, कोई मेजर प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिल रही है। एक डिप देखने को मिला था अभी कुछ मिनटों पहले, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखिए तो लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। मेरा समझना है कि अब जब तक 17,200 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, तब तक शायद ये जो बुलिशनेस है मार्केट की वो आपको बनी हुई दिखेगी, और एक बार 17,300 310 के ऊपर निकलेगा तब तो 17,400 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। तो जो ट्रेंड है वो बुलिश है, अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रही है 17,200 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन देखिए बैंक निफ्टी में व्यू बहुत क्लियर नहीं दिखता है, क्योंकि बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 36,000 की बात मैंने पहले भी मेंशन की थी कि 36,000 एक अहम रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए, इंडेक्स के लिए, क्योंकि वो 200 डे मूविंग एवरेज है। तो जब 36,000 के ऊपर निकले तभी बैंक निफ्टी में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, बट निफ्टी पॉजिटिव लगता है चार्ट पे। निफ्टी स्ट्रॉन्ग है चार्ट्स पे 310, इस बीच 310 क्रिटिकल लेवल रहेगा। इस बीच चाहता है आपके स्क्रीन पे मेटल्स पूरा का पूरा डे हाई पे फ्लोट करता हुआ। लुक एट जेएसडब्ल्यू स्टील 746 ऑलमोस्ट अपने करियर के हाईएस्ट लेवल पे आता हुआ। हालांकि मैं देखिए इस स्टॉक को मार्क नहीं करूंगा, मैं मार्क करूंगा दो अलग स्टॉक। इंडियन होटल्स लेके आइएगा, और सुबह भी बात हो रही थी जरा कन्विक्शन है, वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है, पैटर्न अच्छी है, पूरा का पूरा स्पेस अगर आप देखें अच्छा कर रहा है। एट 235 इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर इंडियन होटल्स, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्क्रीन पे विजिबल है डीएलएफ पे। दो चार्ट चेक ले रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। आपकी राय आशीष बहती जी, इंडियन होटल्स एक बड़ा रेंज ब्रेकआउट और डीएलएफ पे इस वक्त एग्जैक्टली लास्ट ड्यू एवरेज 100 EMA खटता हुआ। दोनों ट्रेड्स पे कमेंट्री दीजिए अपनी, और उसके बाद अपना कन्विक्शन ट्रेड।
जी, इंडियन होटल्स काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट सेटअप दिख रहा है और जिस हिसाब से ओवाई बिल्टअप कंटिन्यूअसली है और रोलोवर्स भी अच्छे अभी दिखने आए हैं इस वीक में, तो हमें लगता है कि इंडियन होटल्स में जरूर यहाँ से भी एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। 250 के तक के टारगेट्स इंडियन होटल्स में देखकर आ रहे हैं। हमें लगता है कि 230 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर करंट लेवल पे भी एक पोजीशन बनाई जा सकती है। वहीं डीएलएफ की बात करूं तो आज सारे के सारे कंस्ट्रक्शन और रियलिटीज के स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमने देखा कैश वाले में काफी अच्छे मूवमेंट है, कैश वाले रियलिटी सेक्टर्स में। डीएलएफ में भी एक अच्छा फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिला है काफी टाइम बाद, जो कंसोलिडेशन में एक फंस गया था ये। और जिस हिसाब से आज का ब्रेकआउट है, हमें लगता है कि 380 तक के लेवल्स डीएलएफ में देखने मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो है 365 का। मेरा अभी का 2 बजे का कन्वेंशन ट्रेड है वो है कोरामंडलम इंटरनेशनल में 798 का एक स्टॉप लॉस लगाकर 830 तक के टारगेट्स के लिए कोरामंडल में पोजीशन बनाई जा सकती है। किरण जी, कल हमने चंबल फर्टिलाइजर डिस्कस किया था 12 बजे के शो में, और जो सेटअप चंबल में कल बना हुआ था सेम वही सेटअप आज इसमें बना हुआ है। और जिस हिसाब से कैश में सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स में रैली आज देखने मिली है, मुझे लगता है कि कोरामंडल भी कल तक या 1-2 दिन में एक अच्छा ब्रेकआउट ट्रेड बन सकता है, तो इसमें खरीदारी की सलाह है। कोरामंडल अगर आप देखें, आपको यहाँ पे बाइंग के लिए एक पर्याप्त स्टॉक लगता हुआ 840, याद रखिएगा 813 पे ट्रेड करता हुआ इस वक्त 793 का स्टॉप लॉस रहेगा। और आप देखिए बात करते करते डीएलएफ कहाँ पे आ गया, 373.80 फ्यूचर्स में। अभी हमने शुरू करी थी 371.80 पे बातचीत, 374 का हाई लगा गया डीएलएफ डे हाई, और इंडियन होटल्स करियर हाई। प्रकाश गावा सर, आपका कन्विक्शन कॉल क्या होगा? मेरा कन्विक्शन कॉल इस वक्त वो है अडानी पोर्ट्स। बहुत अच्छी तेजी आई है, ब्रेकआउट मिला है फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। 755 का 750 का स्टॉप लगाइए, मुझे लगता है 770 780 775 780 तक जा सकता है अडानी पोर्ट्स। 75-780 की तैयारी करता हुआ अदानी पोर्ट, और इनफैक्ट इस घंटे अदानी पोर्ट में हमने देखा है आधे % की और तेजी आती हुई दिखाई दी है। ऑफ कोर्स ये टॉप ट्रेड्स में जेएसडब्ल्यू स्टील के ठीक पीछे या ठीक नीचे खड़ा है दूसरे पायदान पर। यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है पिछले 1.5 घंटों में, जो एक्शन, आधे घंटे में, आई बेग योर पार्डन, जो एक्शन जोर पकड़ रहा है। नीलेश जैन, गुड आफ्टरनून, बताइए इस समय आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून अर्शिदा जी। देखिए, कोइंसिडेंस है, अडानी पोर्ट ही जो स्टॉक मैंने भी चुना था। इसकी खास बात यह है कि पिछले 8 महीने से जो एक लगातार अंडर परफॉर्मेंस और एक साइडवेज कंसोलिडेशन हम देख रहे थे, उसका ब्रेकआउट अभी अभी चार्ट पे आता हुआ नजर आ रहा है। 760 स्पॉट में कैश के लेवल्स पे ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है, और बहुत ही बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे टारगेट्स भी काफी बड़े निकल के आ रहे हैं। ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से 800 के टारगेट को ध्यान में रख चलना चाहिए, और पोजिशनल पर्सपेक्टिव से मेरा ही मानना है कि 850 तक की अपसाइड यहाँ पे बनती हुई नजर आ सकती है। जिस हिसाब से बाकी अडानी स्टॉक्स में हमें एक काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, सिमिलर सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन यहाँ भी देखने को मिल रहा है, और 750 के आसपास का एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करें। करंट लेवल पे अडानी पोर्ट में खरीदारी करने की सलाह। फिलहाल आपके लिए अदानी पोर्ट 2 कॉल्स आ रहे हैं जहां पर तेजी का ट्रेड लेकर चले। नीलेश जैन कह रहे हैं 800 का टारगेट, कावा साहब ने पहले कहा 775 और 780 के टारगेट के लिए एक मौका, और स्टॉक में एक बार फिर मोमेंटम लौटा है। इनफैक्ट अदानी ग्रुप के पूरे पैक में हमने देखा अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। असित परनपति को जोड़ लेते हैं। असित, गुड आफ्टरनून, बताइए इस समय क्या पढ़ रहे हैं आप मार्केट में, और आप इस समय क्या पोजीशन ओपन करना चाहेंगे? गुड आफ्टरनून हर्षद जी। मेरे हिसाब से मार्केट में थोड़ा रेंज बाउंड है, जैसे वीरेंद्र जी बता रहे थे। आई थिंक दैट इज हाउ इट इज। तो इंडेक्स में मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बड़ा मूव रहेगा। इनफैक्ट आई एम लिटिल बियरिश राइट नाउ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ऑयल में रिट्रेसमेंट होने के बाद भी बैंक निफ्टी में उस टाइप का मूवमेंट नहीं दिखा। एक अच्छा गुड न्यूज था, एंड दैट हैज बीन सोल्ड इनटू। Not that you will short, but at the same time I'll be very cautious trading the index. But at the same time अभी के लिए हम जिंदल स्टील देख सकते हैं। राइट नाउ इट इज अराउंड 538, एक छोटा सा स्टॉप लॉस ऑफ 534 फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 550। मुझे लगता है कि जिंदल स्टील एक बार 540 क्रॉस करेगा, उसमें और भी थोड़ा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। सो जिंदल स्टील कुड बी ए बाय फॉर दिस आवर। पर जेएसपीएल में तेजी करके चले 550 के टारगेट के लिए। देखिए स्टॉक 3% से ज्यादा की तेजी दिखा रहा है, और 536 पर खड़ा है, तो 550 पहला टारगेट रहेगा, और उसके आगे ऑफ कोर्स और मजबूती की उम्मीद भी है।
अच्छा मानस, आपने इनफैक्ट इंडेक्स पर आपका व्यू जरूर दिया, लेकिन ये बताइए स्टॉक क्या चुना है, ट्रेड कहाँ लेंगे? ट्रेड लेना है आयशर मोटर्स में। आयशर मोटर्स के पैटर्न को अगर आप देखिए तो मेरे ख्याल से 2175 के आसपास के लोज बने थे, उसके बाद एक बाउंस बैक देखने को मिला। 50 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था पिछले करीब 6-7 सेशन से, लेकिन आज 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच कर लिया है। वहां पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। स्टॉक ने हायर टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन दिया है, इसलिए करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 2400 रुपए के स्टॉप लॉस रखे और कम से कम 2550 के टारगेट सेट करें, जो कि स्टॉक का 200 डे मूविंग एवरेज है। 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ने की पूरी क्षमता आइशर मोटर्स में, और काफी दिनों बाद दरअसल आइशर में इस तरह की तेजी देखने को मिली है। वैसे अगर आप देखेंगे मार्च के महीने में बहुत कम दफा हमने इसका जिक्र किया है, इसकी गिनती तेजी वाले ट्रेड्स में देखी गई है, लेकिन 2550 के लिए समा बंद रहा है अब खरीदारी का। मेटल्स की बात आसित बरनपति कर रहे हैं और जेएसडब्ल्यू स्टील का ट्रेलर दिखाकर फिर वीरू दूसरे स्टॉक्स पर बात कर रहे थे। जेएसडब्ल्यू स्टील वीरू एक बार फिर लेकर आते हैं स्क्रीन पर, क्योंकि आपने जब कहा और उसके बाद देखिए 2.5 से 3% ऊपर आ चुका है काउंटर, 1.5% तक की तेजी यहां पर बनती हुई। तब मेरी नजर थी हिंडाल्को में क्या हो रहा है, टाटा स्टील में क्या हो रहा है। हिंडाल्को नेगेटिव टेरिटरी में था, हिंडाल्को अब आ गया है पॉजिटिव टेरिटरी में। 631 का लेवल इनफैक्ट डे हाई पर यह भी खड़ा है, और टाटा स्टील भी डे हाई की तरफ बढ़ता हुआ 1337 के लेवल्स। तो एक सडन स्पाइक आप कह सकते हैं मेटल्स में इस समय आता हुआ। ऑफ कोर्स जेएसडब्ल्यू स्टील स्टार परफॉर्मर के तौर पर खड़ा है, निफ्टी के टॉप ट्रेड्स में शामिल। वीरू, कुछ और आप डेटा पढ़ रहे हैं क्या यहाँ पर इन मेटल स्टॉक्स में, क्योंकि मार्च के महीने में मेटल्स में खूब कमाई वैसे भी हुई है? जी आशा, देखिए ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में है। जरा प्लीज़ एक बार जरा आप रोलोवर की स्टैट्स लेके आइए और उससे मैं एग्जैक्टली आप देखें रिफ्लेक्ट करता हूँ। मेटल्स के रोलोवर्स देखिए जरा आप आपकी स्क्रीन पर। एक बार डायरेक्टर साहब प्लीज़ रोलोवर्स की शीट लेके आएंगे जो डायरेक्टर साहब लेके आए हैं। हर्षदा, पूरे के पूरे मेटल बास्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग रोलोवर्स हैं। आपने जेएसडब्ल्यू स्टील का जिक्र किया, मैं इनफैक्ट एक एक करके अगर आप देखें आपको इस पूरे स्पेस के रोलोवर्स बताता हूँ कि क्या है स्ट्रॉन्ग रोलोवर्स। और इस स्पेस में सबसे अगर आप देखें तो जो स्ट्रॉन्ग रोलोवर है वो है आप समझ लीजिए जेएसपीएल 62% रोलोवर, और बहुत ही अगर आप देखें चार्ट्स पे स्ट्रांगली प्लेस्ड ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे है। और अगर आप देखें जो इंप्रेसिव रोलोवर है ओवरऑल 49% रोलोवर है इस स्पेस में। सबसे हाईएस्ट रोलोवर है जिंदल 62%, देन एनएमडीसी 57%, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो इस वक्त एक जिंदल स्टील में 62% है। तो वाकई अगर आप देखें तो पूरा का पूरा स्पेस मेटल स्पेस हर्षदा काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोलोवर है। आई थिंक इसमें एक चीज़ जिस पे हम बात कर सकते हैं मानस, एक बार जेएसपीएल, मुझे याद होगा आपको याद होगा 3-4 दिन पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई इसकी 560-570 की कॉल्स में अनवाइंडिंग भी काफ़ी है। जेएसपीएल की नेक्स्ट मंथ की कोई स्ट्राइक की कॉल पकड़ सकते हैं क्या? 535 पे ट्रेड कर रहा है, नेक्स्ट मंथ की 540 या फिर 550 की कॉल क्या इंप्रेस कर रही है आपको? तो देखिए आज तो ऐसा लग रहा है कि रैली फिर से रिज्यूम हो गई है और अब शायद यहाँ से आपको 40-50 रुपए का आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट मंथ के लिए अगर आपको ट्रेड लेना है तो जो 550 का कॉल ऑप्शन है वहां पर ही ध्यान देना चाहिए। 550 का कॉल ऑप्शन 25 रुपए के आसपास अप्रैल का ट्रेड कर रहा है, तो 25 रुपए पे खरीदारी करिए, ज्यादा रिस्क नहीं है। नीचे की तरफ 17 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है आपको, लेकिन ऊपर की तरफ मेरा तो समझना है कि शायद आपको 40 रुपए तक के भाव इस कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। तो 17 रुपए के स्टॉप लॉस से 40 रुपए के टारगेट के लिए जिंदल स्टील के अप्रैल के 550 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करनी चाहिए। जेएसपीएल की अगर आप देखें तो नेक्स्ट मंथ के कॉल ऑप्शन में देखिए इस हफ्ते के कॉल ऑप्शन तो आपको जो सिस्टम है वो हाथ लगाने नहीं देगा, उसमें ट्रेड करना भी बेवकूफ़ी है, याद रखिएगा। लेकिन नेक्स्ट मंथ के ऑप्शंस पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। आते हैं एक दो स्टॉक्स और जिनको देखना अब शायद बहुत ज़रूरी है। लेट्स ब्रिंग सेंचुरी टेक्सटाइल्स। देखिए मैं दो स्टॉक्स पे एक रियलिटी सूडो रियलिटी दोनों स्पेस पे बात करना चाहूँगा। डीएलएफ का मैंने जिक्र किया था, डीएलएफ ने एक क्लासिकल 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट दिया है और डे हाई पे फ्लोट करता हुआ 372.50। एक बार आशीष बहती जी जरा सेंचुरी टेक्सटाइल्स को देखिएगा, और इनफैक्ट अगर आप इसका मैं प्राइस नोट कर लेता हूँ 857.75, 3% ऊपर है। एक क्लासिकल अगर आप देखें रेंज ब्रेकआउट यहाँ पे हो रहा है और सारे एवरेजेस के ऊपर, और कुछ बड़े पॉजिटिव क्रॉसओवर भी यहाँ पे डेवलप होते हुए। आशीष बहती जी, आपका टेक क्या है इस स्टॉक पे, कैसे अप्रोच करेंगे आप?
869। जी वीरेंद्र जी, जिस हिसाब से आवरली चार्ट पे इसके पैटर्न्स बने हैं काफी इंप्रेसिव है और वॉल्यूम भी आज काफी एक सब्सटैंशियल अभी तक क्लॉक हो चुका है, जो कि इसके एवरेज से थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी एक अच्छा वॉल्यूम देखने मिल रहा है हमें। तो 890 के टारगेट्स के लिए सेंचुरी टेक्सटाइल में करंट लेवल पे भी पोजीशन बनाई जा सकती है लॉन्ग की तरफ। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो है 840 का एसएल लगाकर 890 के टारगेट्स के लिए बाय रिकमेंडेशन है। जी हाँ, 890 तक का स्विंग आपको मिल सकता है। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आप देखें डे हाई पे फ्लो करता हुआ अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ पे। तो इस वक्त ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं, और अगर आप कैश के स्टॉक्स में देखें जहाँ पे मूव है उसमें एक नो सेल अच्छा खासा मूव देता हुआ। क्रिसिल काफ़ी अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग स्विंग देखिए डे हाई पर आ रहा है, लेकिन ऑटो बास्केट में, डेरिवेटिव्स में और कैश में जो स्टॉक में हलचल है वो है आयशर मोटर्स, ये अच्छा करता हुआ। फार्मा स्पेस से अगर आप एक बार देखें तो डॉक्टर रेड्डीज ये भी अच्छा करता हुआ। प्रकाश सर जरा एक बार डॉक्टर रेड्डीज को देखेंगे आप, 43.45 ये भी पिछले 3 दिन के हाईज को टेस्ट कर रहा है। आपका टेक इस स्टॉक पे? प्रकाश सर। प्रकाश सर मूव पे हैं। हाँ सॉरी एक्चुअली डॉक्टर रेड्डी मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा अपमूव था। 1.5-2 दिन का करेक्शन आया, वो खत्म हुआ। 4300 का स्टॉप लगाना चाहिए। पहला टारगेट 4400 रहेगा, उसके बाद 1-2 दिन और दे दीजिए। मुझे लगता है 4500 पॉसिबल है डॉक्टर रेड्डी में। और आज हम देख रहे हैं कि एंटायर फार्मा क्षेत्र में काफी हद तक एक हरकत है ऑन द लॉन्ग साइड। तो डॉक्टर रेड्डी यस अच्छा लग रहा है। डॉक्टर रेड्डी में दरअसल अच्छी खासी तेजी, गाबा साहब कह रहे हैं 4400 का टारगेट होना चाहिए। आज दोपहर 1 बजे में दरअसल एक बहुत ही दिलचस्प ब्रोकरेज रिपोर्ट का जिक्र हो रहा था आप ही के चैनल सीएनबीसी आवाज पर, जिसमें मोतीलाल ओसवाल ने इस पर एक रिपोर्ट निकाली है और वहां पर बात हो रही है कि 5000 के बियॉन्ड जाने की क्षमता रखता है वो काउंटर। वो हो सके तो आंकड़े आपके लिए लेकर आएंगे। मुझे रफली याद है 5000 के ऊपर का टारगेट था। इस पर नजरें होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर कुछ बड़ा पकड़ा है मोतीलाल के हिसाब से। वैसे अगर आप पूरा फार्मा पैक लेकर आए, एक बार वो स्टैक दिखाइएगा। टोरेंट फार्मा जैसा काउंटर देखिए आप, 2800 के लेवल्स आ चुके हैं यहाँ पर, करीब करीब 2.5% की तेजी इसमें बनी है। इसके अलावा आप गौर करिएगा इप्का लैब्स जिसका हम जिक्र ओपनिंग में भी कर रहे थे, ये वायदे का भी ट्रेड है। 6% के उछाल के साथ ये कारोबार दिखाने में कामयाब। कुछ और फार्मा की छोटी कंपनियां हैं जिनमें हमने देखा है पिछले 2-3 हफ्तों में अच्छी खासी तेजी भी बनी है। तो एक थीम है जिस पर एक बार फिर लोग पॉजिटिव हो रहे हैं और अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। मानस, एक बार टोरेंट फार्मा अगर आप बता सके कि मौजूदा भाव से अब कितनी और तेजी बनने की क्षमता रखता है ये पर्टिकुलर काउंटर, क्योंकि यहाँ पर भी रोल ओवर के आंकड़े अगर आप देखें 48% से ज्यादा का रोल अगले सीरीज में हो चुका है और आज 3% की तेजी अच्छे खासे ओपन इंटरेस्ट एडिशन पर। लेकिन इंपॉर्टेंट है वो रोल ओवर के फिगर्स, बताइए क्या इंडिकेशन है? तो देखिए 2700 के आसपास स्टॉक ने बॉटम तो डेफिनेटली बनाया है ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर हम पिछले 7 सेशन देखें उसमें 2 या 3 बार ऐसा हुआ कि 2700 के आसपास ने सपोर्ट लिया है। अब आज के पैटर्न को देख के लगता है कि अब स्टॉक तैयार है अपने 200 मूविंग एवरेज को चैलेंज करने के लिए, जो कि 2875 के आसपास है। तो करंट लेवल से भी करीब 70 रुपए का मूव आप डेफिनेटली देख सकते हैं। इसलिए बिल्कुल एक शॉर्ट टर्म के लिए आने वाले 2 दिनों के लिए खरीदारी करंट लेवल्स पे करनी चाहिए। 2774 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर की तरफ 2875 की टारगेट सेट करिए। 2875 की तैयारी करता हुआ टोरेंट फार्मा यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम स्टॉक में बनता हुआ साफ दिखाई दिया है। इसी पॉकेट पर आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि पीछे से सन फार्मा, एडवांस रिसर्च जैसे छोटे टिकट साइज के काउंटर्स भी हैं जिसमें अच्छी खासी खरीदारी बनती हुई। दिग्गजों में सन फार्मा खुद आज 1.25% ऊपर है और डॉक्टर रेड्डीज की तो हम बात वैसे भी कर रहे थे। इस पर असित, अगर आपने फार्मा को में कोई ट्रेड लेना है, कोई खास स्टॉक जो आप इस समय मैप कर रहे हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी खूब सारी है। अब डिवीज लैब अकेले देखिए 3% ऊपर। I was looking at Sun Pharma to be honest, and मुझे लगता है कि Sun Pharma में भी ट्रैक्शन दिख रहा है। प्रकाश ने already have spoken about Dr. Reddy, Sun Pharma and Dr. Reddy. These are the two counters that I'm looking at. Sun Pharma का हम देखेंगे अगर as of now it is 916, इसका 910 का स्टॉप लॉस लेके 930 तक हम इसको देख सकते हैं। मुझे लगता है कि Sun Pharma में थोड़ा ट्रैक्शन रह सकता है।
तो 930, 960 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो फार्मा स्पेस है जहां पर हमने देखा एक अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिला है और वॉल्यूम पिकअप साफ नजर आ रहा है। मयूरेश जोशी को फटाफट से जोड़ लेते हैं। मयूरेश, गुड आफ्टरनून। मार्केट में जो ट्रेंडिंग सेक्टर है वो डेफिनेटली फार्मा आज एक बार फिर उभर कर आ रहा है सीमेंट के साथ। फार्मा में आपकी जो फर्म है किन कंपनियों पर बुलिश है? कोई अपॉर्चुनिटी जो आपने नहीं ढूंढी हो लेटली? वीरू जी, नहीं, थोड़ा ये स्पेस में सिलेक्टिव रहना पड़ेगा बिकॉज जैसे आपकी एक कमेंट थी, जो प्राइसिंग प्रेशर है अभी भी फार्मा कंपनीज के बैलेंस शीट पे दर्शाया जा रहा है और इसकी वजह से आई थिंक जो मार्जिन्स हैं ये शायद एक रेंज बाउंड ही रहने की उम्मीद हम रख सकते हैं अगले कुछ तिमाहियों तक। दूसरा, आई थिंक जो प्लांट्स है जैसे एफडी अप्रूवल्स आएंगे, आई थिंक जो स्पेशल पाइपलाइन होती है, जो स्पेशलिटी पाइपलाइन होती है प्लांट्स की, प्रोडक्ट्स की, आई थिंक दैट शुड स्टार्ट रिसीविंग अप्रूवल क्योंकि बेटर मार्जिन वाले होते हैं, दे हैव अ बेटर मार्केट साइज इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर दैट स्पेशलिटी प्रोडक्ट दैट दे आर प्रोड्यूसिंग। इसलिए हमें लगता है एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए फार्मा स्पेस में। ग्लोबल टीम को 2 स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं लार्ज कैप नेम्स में से, एक सन फार्मा और दूसरा सिप्ला। हमें लगता है जो अर्निंग्स मोमेंटम है स्पेसिफिकली यूएस सेल्स को लेकर आई थिंक वो स्टेबलाइज हो चुका है। मार्जिन्स में जितना दबाव दिखना था आई थिंक दैट इज लार्जली डन विद, और जो स्पेशलिटी पाइपलाइन है दोनों कंपनियों के पास दैट कैन बी अ बिग मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटी अगले कुछ तिमाहियों तक। तो अगर पिक एंड चूज करना है फार्मा में से, सो आर ग्लोबल टीम लाइक सन फार्मा और सिप्ला। सन फार्मा अगर आप देखें तो आपको ज़्यादा आप प्रेफर करते हुए इस वक्त, और आपकी स्क्रीन पर आप देखें सिप्ला करीब 1039 पे 2% की तेज़ी। निफ्टी फार्मा क्या कर रहा है इंडेक्स, थोड़ा सा उसको अगर आप देखें डिफाइन करके बात करते हैं। निफ्टी फार्मा आज एग्जैक्टली अगर आप देखें 17,765 पे, यस समझ लीजिए जनाब कि 21 जनवरी के बाद के अब तक के अपने हाईएस्ट लेवल पे है। और एक और चीज़ जिसको आपको देखना पड़ेगा, 19 सितंबर 2021 के बाद की ये जो एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल थी उससे बहुत खूबसूरती से निकल के बाहर आता हुआ। बहरहाल मैं हर्षता यकीन मानिए इंडियन होटल्स को देख के अचंभित हूँ। इट्स 240 नाउ। मैंने अपने करियर में इतना वाइल्ड स्विंग अगर आप देखें शायद लास्ट टाइम पोस्ट कोविड देखा था और अब देख रहा हूँ। आई मीन ये माफ़ कीजिएगा सितंबर 2021 में देखा था और अब देख रहा हूँ 239 के जोन में फ्यूचर्स आके ट्रेड कर रहे हैं। और डेल्टा कॉर्प 325.80 डे हाई पर। मानस दोनों का दोनों मोरलेस रेप्लिका लग रहे हैं इस वक्त। एक कोई फ्रेश कोई व्यू इन दोनों स्टॉक्स पे? डिट्टो एक चार्ट जरा प्लीज एक बार क्रॉस कॉम्बिनेशन दिखाएंगे स्क्रीन पर, ब्लू और आई थिंक रेड लाइन चार्ट से एक बार। मानस आपका टेक इस वक्त, कोई ट्रेड इन दोनों में से किसी पे? का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे देखने को मिला है और ये दोनों स्टॉक अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखे जाए तो मेरा समझ जाए कि बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं। अगर हम इंडियन होटल की बात करें तो पॉसिबिलिटी है कि आपको करीब करीब यहाँ पर 295 से 305 तक के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल आप ट्रेडर हैं तो आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, इसलिए 234 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करिए 250 के टारगेट के लिए इंडियन होटल में। और डेल्टा कॉर्प में भी मैंने पहले भी फ्लैग पैटर्न की वकालत की थी और पैटर्न को देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको 400 रुपए तक के स्तर आपको निवेश के नजरिए से देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो अभी खरीदारी करिए 320 के स्टॉप लॉस से 350 के टारगेट के लिए। हर्षदा देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, ऐसा लग रहा है कि जो गोवा जाएगा वो रहेगा भी इंडियन होटल में ही और खेलेगा भी डेल्टा के कैसीनो में। आई बेट वीरू, बहुत ही बढ़िया तेजी का मूव इनकाउंटर्स ने दिखाया है और अब देखते हैं समर हॉलीडेज के बाद किस तरह का और रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगा। इनफैक्ट यतन स्टूडियो में आ चुके हैं और यतन ने बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट भी रख रहे थे कि इंडियन होटल का QIP 200 रुपए प्रति शेयर पर आया था और उसके बाद स्टॉक ने एक तरफा तेजी दिखाई है। ये हिस्टोरिकली इनफैक्ट एक नई स्थिति या फिर नया इतिहास रचा जा रहा है, करेक्ट? बिल्कुल। ये अगर आप देखें तो 200 रुपए के प्रीमियम पे 2 रुपए का शेयर दिया था तो 202 का नेट इश्यू प्राइस था QIP का। ये स्टोरी हमने ब्रेक की थी। 2000 करोड़ रुपए उन्हें जुटाए QIP के जरिए और आज वो 10 करोड़ शेयर जो QIP में इशू हुए थे वो लिस्ट भी हो गए। यूजुअली हम देखते हैं कि जब IPO के टाइम एंकर बुक खुलती है या QIP के शेयर्स लिस्ट होते हैं स्टॉक प्रेशर में रहते हैं, लेकिन सारे चार्ट्स को और सारे हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को साइड में दरकिनार करते हुए आज हमने देखा इंडियन होटल्स में एक जबरदस्त रैली 3% ऊपर डे हाई की तरफ। तो ये सराहनीय है, मुझे लगता है ये मल्टी ईयर हाई भी है स्टॉक के लिए। तो
क्लियरली इंडियन होटल्स जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिखाता हुआ और मैनेजमेंट अपने वायदे पे खरा भी उतरता हुआ। राइट्स इशू दिसंबर में किया, मार्च में QIP और लगभग डेट फ्री बैलेंस शीट के साथ ये FY23 में आपको होते हुए दिखाई देंगे। जटवाल साहब के आने के बाद आप कह सकते हैं इस कंपनी की पूरी काया पलटी गई है। बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने धीरे धीरे करके अपने जो ब्रांड्स हैं उनको स्ट्रीमलाइन किया, बिजनेस ग्रोथ पर फोकस किया, लॉस मेकिंग जो बिजनेस था उसको बंद करने की कोशिश इनकी लगातार जारी है और वो खूबी हुआ भी है। मयूरेश, इंडियन होटल्स में ऐसा बाजार को क्या पता है जो लार्जली हम सब में जो हम चर्चा में ये नॉन फैक्ट्स रखे हैं, किस प्राइस पर QIP आया है, किस तरह से इन्होंने आगे चलकर डेट कम करने की योजना रखी है, लेकिन बाजार कुछ एक्स्ट्रा जानता है, वो क्या हो सकता है? नहीं, 3 चीजें आई थिंक जो स्टैंड आउट रहेंगी। जैसे मोटा भाई ने कहा, पहली बात आई थिंक जो QIP रेस कर रहे हैं 19 करोड़ की नेट डेट है इंडियन होटल्स के बैलेंस शीट पे, तो दे शुड बी नेट डेट फ्री बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इनफैक्ट इन द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स इटसेल्फ। दूसरा, अगर आप होटल इंडस्ट्री और इंडियन होटल्स के रेवेन्यू पर एवरेज अवेलेबल रूम, जो RevPAR कहते हैं होटल इंडस्ट्री के भाषा में, इसको देखें तो आई थिंक वो प्रीमियम प्रॉपर्टीज हो या एंट्री लेवल प्रॉपर्टीज लाइक जिंजर हो या अम्मा स्टेज जो उनकी अदर प्रॉपर्टी है, यहाँ पे इज फार बेटर देन द इंडस्ट्री इटसेल्फ। दूसरा, जैसे वीरू ने कहा, आई थिंक उन्होंने हालांकि मजाक में कहा, बट आई थिंक इट्स नो लॉन्गर अ जोक। आई थिंक अगर आप ट्रैवल साइट्स पे जाएं, अगर आप बुकिंग साइट्स पे जाएं अगले 2 महीनों के लिए, तो बुकिंग्स आर नियरली फुल। तो अक्रॉस होटल्स, यानी 5 स्टार्स हो, 4 स्टार्स हो या इवन एंट्री लेवल होटल्स हो, वहां पे बुकिंग्स आपको मिल नहीं रही है फॉर दिस समर सीजन। और इसलिए आई थिंक जो ऑक्यूपेंसी रेट्स हम कहते हैं इंडियन होटल्स की स्पेसिफिकली, और अगर हम प्री कोविड लेवल्स से तुलना करें तो दैट्स रीच्ड, स्पेसिफिकली अगर लेजर ट्रैवल की बात करें तो 120% ऑफ प्री कोविड लेवल्स। और जो बिजनेस ट्रैवल है जो वापस आ रहा है इन अ बिग वे, जो फूड्स एंड बैंक्वेटिंग का बिजनेस है जहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस एंड अदर इवेंट्स होते हैं, दे आर पिकिंग अप अ बिग वे एंड देयर ऑलमोस्ट 80-85% ऑफ प्री कोविड लेवल्स। तो आई थिंक जो हम रिकवरी की उम्मीद लगाए बैठे थे 2 या 3 तिमाही बाद शायद हो सकती है, दैट इज हैपनिंग प्रीटी फास्ट एंड द मार्केट प्रॉब्ली अज्यूम्स कि आई थिंक ये जो पिंट अप डिमांड है ये शायद परसिस्ट होता रहेगा अगले कुछ तिमाहियों तक, एंड बिकॉज इट विल बी नेट डेट फ्री, आई थिंक दिस विल बी वन ऑफ द क्लीनेस्ट बैलेंस शीट्स होटल इंडस्ट्री के लिए। एक बहुत क्लियर डिस्क्लेमर हर्षदा जी, ये कल स्टॉक हमने बाय रिकमेंडेशन दिया था कल सुबह के शो में, तो क्लाइंट्स विल बी हैविंग होल्डिंग पोजीशन एंड क्लाइंट्स विल डेफिनेटली बी हैप्पी एज वेल। अच्छा मयूरेश, ये जो आप कह रहे हैं कि कहीं पर भी आप चेक करें तो रूम्स मिल नहीं रहे हैं, ये चैनल चेक है या फिर आप बीती सुना रहे हैं? नहीं, सो आई वेंट थ्रू कपल ऑफ आर्टिकल्स और ईज माई ट्रिप के जो MD है, इन्होंने एक बयान दिया था न्यूज़पेपर्स को, जिसमें इन्होंने बहुत साफ तरीके से कहा है कि आई थिंक इफ यू लुक एट बुकिंग्स दैट आर कमिंग थ्रू आवर साइट या अदर वेंडर्स एज वेल, आई थिंक काफी चोकअप हो चुकी है सिस्टम इन टर्म्स ऑफ टेकिंग ऑल दीज बुकिंग्स एज वेल। और दूसरा, मैं खुद के लिए भी देख रहा था, तो मुझे लगता है आई थिंक वीकेंड्स पे तो मिल ही नहीं रही। वीकेंड्स पे तो, अब लॉन्ग वीकेंड पे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपको वीकडे में छुट्टी लेनी पड़ेगी और फिर प्लान करना पड़ेगा और होपफुली तब मिल जाए। अच्छा, इस बीच IRCTC का चार्ट आपको दिखा देते हैं, वहां पर भी हम देख रहे हैं अच्छी खासी तेजी, करीब करीब वॉल्यूम पिकअप देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट 0.5% ऊपर आया है बात करते करते इस काउंटर में, थोड़ा सा ट्रैक्शन। असित बदनपति के पास एक ट्रेड है, फिर यतिन को जुड़ेंगे। यतिन के पास एक बहुत ही दिलचस्प डिटेल निकल कर आ रहा है कनेडियन पेंशन फंड से जुड़ा हुआ। लेकिन असित, क्या स्टॉक आपने मैप किया, बताइए। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल देन आई थिंक इस लेवल पे भी मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है JSW स्टील। इसका जिस हिसाब से अनवाइंडिंग हुआ है एंड पुट राइटिंग हुआ है अराउंड 8 लाख एंड अनवाइंडिंग ऑफ कॉल इज अराउंड 4 लाख, मुझे लगता है कि JSW स्टील में अभी भी स्टीम रहेगा। अभी ये चल रहा है अराउंड 760, थोड़ा अगर रिट्रेस होता है 757 के लेवल पे इसको ले सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 754 फॉर अ टारगेट ऑफ 770। अगर हम JSW स्टील का 770 का कॉल अगले महीने का देखें 28 अप्रैल का, अराउंड 33 रुपीज में चल रहा है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 25। आई थिंक इसको टारगेट में रह सकते हैं अराउंड 45 के टारगेट के लिए। दैट इज हाउ आई विल बी लुकिंग एट JSW स्टील एंड इट इज लुकिंग क्वाइट गुड। इट्स लुकिंग वेरी गुड। असित, आप देखिए, जब हमने चर्चा की शुरुआत की थी तब ये स्टॉक करीब 1.5% ऊपर था
फिर वीरू ने डीएलएफ, इंडियन होटल की बात की, उसके बाद कुछ दूसरे स्टॉक्स की चर्चा करने के बाद हम इस पर लौटे तो 3% तक की तेजी थी। अब 4.5 से 5% के गेन स्क्रीन पर आए हैं। वो चार्ट रखिएगा, वो जो आप बार दिखाते ना पिछले 15 मिनटों में किस तरह का ट्रेड देखने को मिला। जेएसडब्ल्यू स्टील में सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन देखी गई है, 770 का अगला टारगेट आ रहा है। और दरअसल आपको याद होगा कुछ दिन पहले जेएसडब्ल्यू स्टील पर रचना वैद्य ने भी एक ट्रेड दिया था और उनके टारगेट्स मेरे ख्याल में पहले 735, 738 के थे। तो वहां से अगर आप कैरी करते आए हैं तो वो टारगेट हिट हुए और अब 770 का अगला टारगेट आ रहा है। ये देखिए करीब 4.5% तक की तेजी इस स्टॉक में साफ बनती दिखाई दी है। डायरेक्टर साहब कुछ और अपडेट दे रहे हैं इस पर? अच्छा, रचना हमारे साथ जुड़ गई हैं। रचना, गुड आफ्टरनून। देखिए आप ही के ट्रेड की बात हो रही थी, अब बासित कह रहे हैं 770 का अगला लेवल होगा। बताइए जेएसडब्ल्यू स्टील पर अब क्या विचार है? जी डेफिनेटली जेएसडब्ल्यू स्टील ने बहुत बढ़िया आज हमारे टारगेट्स को ओवरशूट करा है एंड यस देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे फर्दर मूवमेंट भी आ सकती है। नेचुरली अब ये मूव जो है वो इतना फ्रेश नहीं है जितना कल था। कल थोड़े साइडवेज में से निकल रहा था जब हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे ट्रेल करना चाहिए, पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, कंटिन्यू करनी चाहिए, एसएल को ट्रेल करके 749 के करीब ले लेना चाहिए एंड ऊपर वाली साइड पे इफ यू आर अ मल्टी डे प्लेयर तो आपको बहुत जल्दी 770 का लेवल जिसकी बात करी है मेरे कलीग ने वो आपको देखने को मिल सकता है। 770 की तैयारी डेफिनेटली कीजिए, कल से कैरी करते आए हैं तो स्टॉप लॉस को थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए। पहले के टारगेट्स अचीव होकर अब ये बढ़ रहा है नई तेजी की तरफ। जेएसडब्ल्यू स्टील इस घंटे का टॉप ट्रेडेड काउंटर। लेकिन अब बात करते हैं कैनेडियन पेंशन फंड की, जो बड़े पैमाने पर लॉन्ग टर्म निवेशक है। इसने कई कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन आजकल दरअसल कैनेडियन पेंशन फंड धीरे धीरे करके अपना स्टेक हल्का भी कर रहा है। आपको याद होगा बीते हफ्ते कोटक महिंद्रा बैंक में इन्होंने अपना हिस्सा कुछ बेचा था। आज डेवलपमेंट ये निकल कर आई कि एसबीआई लाइफ में भी करीब आधे % का स्टेक बेचा है, लेकिन खबरें ये हैं कि शायद ये फंड कुछ और बिकवाली भी कर सकता है। यतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतिन, ऐसा क्या हो रहा है कि कैनेडियन पेंशन फंड धीरे धीरे करके इन स्टॉक्स में अपनी पोजीशन थोड़ी बहुत ही सही लेकिन लिक्विडेट कर रहा है? तो देखिए कुछ दिनों पहले न्यूज रिपोर्ट ये आई थी कि सेबी ने काफी सारे पेंशन फंड्स को, खास करके कैनेडियन बेस्ड फंड्स को चिट्ठी लिखी थी कि काफी सारे वायलेशंस केवाईसी में हुए हैं और काफी सारे नॉन कंप्लायंसेस हैं और ये अगर नॉन कंप्लायंसेस रहेंगे और ये केवाईसी अगर नहीं हो पाया तो 6 महीने के भीतर भीतर सारे होल्डिंग्स जो है आपको लिक्विडेट करने पड़ेंगे। और इसी को मद्देनजर रखते हुए अगर आपने देखा हो पिछले दिनों कोटक बैंक में लगभग 2% हिस्सेदारी और आज एसबीआई लाइफ में लगभग आधा % हिस्सा उन्होंने बेचा है। दो स्टॉक्स जो हमारे जहन में आते हैं जहां कैनेडियन पेंशन फंड की सब्सटेंशियल होल्डिंग है, उनमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो रिसेंटली लिस्टेड पेटीएम, यहां आपको कंपनी में 1.5% हिस्सेदारी सीआईपीपीबी की दिखेगी, लगभग 1 करोड़ शेयर होते हैं। और इसी तरीके से लगभग 5.8 यानी लगभग 6 करोड़ शेयर्स, 2.15% स्टेक इंडस टावर में भी आपको सीपीपीआईबी का दिखेगा। ये कैनेडियन पेंशन फंड इन्वेस्टमेंट बोर्ड है। तो ये दो स्टॉक्स हैं जहां ये बिकवाली कर सकते हैं। ये होल्डिंग जो आपको दिख रही है आपकी स्क्रीन पे, ये 31 दिसंबर 2021 की है। ताज़ा आंकड़े हमारे पास है नहीं, लेकिन एक्सचेंजेस पे क्लियरली दिखता है कि इतने बड़ी हिस्सेदारी इनके पास है और शायद ये ओपन मार्केट में बेचें या ब्लॉक से बेचें, लेकिन इनको ये बेचना होगा क्योंकि शायद ऐसा लग रहा है कि जो नॉन कंप्लायंस की दिक्कतें हैं उसके कारण सीपीपीआई भी इंडिया में काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स अपने लिक्विडेट कर रहा है। और कब तक आपको लग रहा है, ये आपको नहीं लग रहा है कि इनकी तरफ से कोई और डिटेल आएगा, वो कंप्लायंसेस पूरा करेंगे? वो प्रेशर तो डेफिनेटली सेबी ने बनाया है, लेकिन क्या इनकी तरफ से इच्छा नहीं होगी उसे पूरा करने की? पूरा करने की होगी, लेकिन ये सब पैसिव फंड्स हैं। पेंशन फंड्स यूजुअली जो है पैसिव तरीके से एसेट्स मैनेज करते हैं और एडवाइजर्स के थ्रू करते हैं, हर्षदा। और ये एक बात क्लियर है कि सेबी ने इनको निर्देश दिए हैं और 6 महीने में इनको पोजीशन लिक्विडेट करनी है। और कोटक बैंक में जहां एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, यहां इन्होंने 2% हिस्सा बेचा है, तो बहुत ही सब्सटैंशियल होता है ये 2% कोटक बैंक में। हालांकि डिमांड अच्छी थी, ब्लॉक हो गया, लेकिन अगर हम देखें तो ये जो स्टॉक्स हैं इंडस टावर्स और पेटीएम कंटिन्यूस प्रेशर में है और शायद अगर आप रीडिंग बिटवीन द लाइंस करेंगे तो ये आपको साफ नजर आएगा कि शायद यहां भी आपको थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस ये दो स्टॉक्स में आता हुआ दिखाई दे सकता है। पेटीएम में तो लंका लग जाएगी अगर वैसा हो तो। पेटीएम का हाल ही आप देखिए, कहां पर प्राइस आया था इशू का और कहां पर रह गया है स्टॉक के। भारी पड़ेगा अगर वाकई में यहां पर वो थोड़ा सा भी अगर हिस्सा बेचते हैं तो प्रेशर डेफिनेटली बनता हुआ दिखाई देगा। शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। ये तो पेटीएम के शेयर धारकों के लिए एक बहुत ही डरावनी चीज कह दी है यातिन ने। बताइए मयूरेश, अगर आप
अभी भी होल्ड कर रहे होते, बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, आई एम श्योर आपके पास पेटीएम के शेयर नहीं है, ये क्या कोई मतलब है अगर उनकी तरफ से भी प्रेशर आने वाला है? यतिन ने बस बोला और देखिए स्टॉक 2% नीचे अब। नहीं, देखिए ये ओवरहैंग हमेशा रहता है क्योंकि इट्स नॉट फॉर दीज शेयर्स, लेकिन कोई अगर बड़ा इन्वेस्टर फॉर व्हाटएवर रीजन इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिट, एक ये बड़ा ब्लॉक मैनेज करने के लिए जो सप्लाई आते हैं पेपर का मैनेज करने के लिए, दूसरे साइड पे बाय साइड पे कितनी इंस्टीट्यूशंस खड़ी हो जाती है, क्या बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है, क्या डिस्काउंट पे आई थिंक निकलना चाहिए स्टॉक इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग के हिसाब से, आई थिंक ये सारी चीजें मायने रखते हैं। और ये सारी चीजें आई थिंक एक ओवरहैंग बन के रहती है कि ये सप्लाई कब आएगा और किस हिस्से में आएगा। तो ये लगता है आई थिंक ये सारे स्टॉक्स जो यतिन ने कहे ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर एक ओवरहैंग सा बना हुआ रहेगा, एंड देयरफॉर आई थिंक ये स्टॉक से थोड़ा दूर रहे जब तक आई थिंक ये सारी चीजें या अटकलें खत्म नहीं होती। आई थिंक दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन या रणनीति। ओके, स्टे अवे फ्रॉम पेटीएम। आप पेमेंट मोड के लिए चूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट मोड के लिए याद रखिएगा पेटीएम को अवॉइड कीजिए। और बाकी कमेंट्री आपने सुनी ली यतिन की भी। और अब नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट्स क्या होगा, देखिए टेक्निकल्स पर आधार पर टिप्पणी करना असंभव है क्योंकि चार्ट में हिस्टोरिकल सपोर्ट्स होते हैं, यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं है हिस्टोरिकल। खैर छोड़ते हैं बात इसकी अगर आप देखें, और अब आगे बढ़ते हैं, ट्रेड्स पे फोकस करते हैं। और इस क्रम में सन फार्मा पे जो डिस्कशन हुआ था हर्ष, दैट्स डूइंग वेल, आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। मैं बार बार प्राज इंडस्ट्रीज़ को देख रहा हूँ, प्राज में एक स्विंग आ रहा है। डॉक्टर साहब प्लीज़ प्राज लेके आइएगा, प्राज एग्जैक्टली क्या करने की कोशिश कर रहा है। 369 पे क्या बहुत क्लियर चार्ट है? स्टिल कहना मुश्किल है क्योंकि अभी ये फाइट कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है अपने एक बहुत क्रिटिकल एवरेज से, वो है 20 डेमा, वो 370 के आसपास आता है। मानस, आपको चांसेस लग रहे हैं क्या कि आज की कैंडल वेटेज तो रखती है, बहुत शार्प कैंडल है और लोअर शेडो काफ़ी वाइल्ड है, इट्स 371, कोई ट्रेड लग रहा है आपको डिलीवरी बेस यहाँ पर? देखिए मैं नहीं समझता कि अभी ट्रेड लेना चाहिए, और देखिए 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जरूर ट्रेड करने लगा है स्टॉक, लेकिन अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो ट्रेंड क्लियर नहीं दिखता है, कंसोलिडेशन का समय लगता है। ऊपर अगर आप देखिए तो 390 एक रेजिस्टेंस है, नीचे 360 सपोर्ट है, इसी रेंज में, विद इन द रेंज अगर आपको प्ले करना है तब तो डेफिनेटली आप लॉन्ग साइड पे ही ट्रेड लेंगे 360 के स्टॉप लॉस से 390 के टारगेट के लिए, लेकिन 390 एक मेजर हर्डल है जिसको क्रॉस करना जरूरी है। 390 अगर आप देखेंगे मेजर हर्डल है। रचना, मारुति पे आपका टेक क्या है? और आई थिंक ये एक सीवियर प्रेशर झेलता हुआ, लास्ट वीक वो प्रेशर आ रहा था अपने लास्ट ड्यू एवरेज 50 डेमा से, अब लास्ट 3 कैंडल्स में, लास्ट 3 सेशंस में इवन इसका अटेम्प्ट इसको 200 डेमा के पार भी नहीं ले जा पा रहा है। अगर ये लास्ट 3 सेशन के लोज वॉलेट होते हैं 7400 के, तो क्या आप एग्जैक्टली करना चाहेंगे मारुति में एज अ ट्रेडर, एंड स्पेशली क्लोजर टू एक्सपायरी? जी, अगर ये 7400 तोड़ता है, in that case definitely it will become very very negative, but you never know, वो वहां से या उसके पहले भी कहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट लेने की कोशिश करे। तो अगर 7400 टूटता है तो definitely in that case you have to be out of any longs, even if you are a positional player, and वहां पे फिर डाउनसाइड पे it can go towards 7240 and even 7000 की तरफ मल्टीपल डेज और वीक्स में जा सकता है, पर अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। सो लेट्स सी कि उस लेवल को वो होल्ड करता है कि नहीं। उससे पहले पोजिशनल शॉट यहाँ पे नहीं बनता, इंट्राडे वगैरह की बात अलग है। ये फिलहाल एक पोजिशनल ट्रेड्स, शॉर्ट के ट्रेड से दूर रहे मारुति सुजुकी में। इनफैक्ट कल रचना बोल ही रही थी थोड़ा सा रिवर्सल के साइंस आ रहे हैं, तो देखते हैं, टिका हुआ है फिलहाल ये काउंटर, आगे इसकी चाल पर नजरें रहेंगी। चलिए अब फोकस करते हैं एक ऐसे ट्रेंडिंग सेक्टर पर जिस पर हमने देखा है प्राइस वाइज काफी एक्शन देखने को मिला है आज के सत्र में। मैं बात कर रही हूँ सीमेंट कंपनियों की, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों की। सीमेंट स्टॉक्स का पूरा पैक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर जेके सीमेंट से लेकर अल्ट्राटेक, ग्रासिम, इन सब में हमारे जानकारों ने आपको ट्रेड्स दिए हैं। और आज फिर देखिए जेके सीमेंट करीब 5% ऊपर। अंबुजा में हम देख रहे हैं अच्छी खासी तेजी, 3.5% की। एसीसी
3% भागा। दालमिया भारत हो या फिर अल्ट्राटेक हो, इनमें भी 2 से 2.5% तक का इजाफा देखने को मिला है। और ये सिर्फ आज का ट्रेंड नहीं है, लगातार पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से लगातार तेजी देखने को मिली है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी हमने देखा एक अच्छा खासा एक्शन नजर आया है। हाल फिलहाल दिलीप बिल्डकॉन हो, अशोक बिल्डकॉन हो, जीआर इंफ्रा जैसी छोटी कंपनी, ये सब L1 बिडर्स के तौर पर सामने निकल कर आए हैं। कुछ खास प्रोजेक्ट्स के लिए ज्यादातर रोड प्रोजेक्ट्स साबित हुए हैं। इसी पर बात करेंगे। निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट मंगेश भदंग हमारे साथ है। मंगेश, स्वागत है आपका। पहले सीमेंट कंपनियों को डिस्कस करते हैं, क्योंकि एक तरफा तेजी देखने को मिली है इस सेक्टर में, और 2 हफ्ते पहले जब इसकी हम बात कर रहे थे तब ट्रिगर पॉइंट ये था कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तब करीब 50 रुपए प्रति बैग में हमने देखा था इजाफा। ऑन ग्राउंड आपको क्या लग रहा है, कितना प्राइस हाइक आया है? पहले उसका अगर आप डिटेल दे सके, और इस प्राइस हाइक के पीछे कितना इनपुट कॉस्ट का फैक्टर है वर्सेस डिमांड? जी शुक्रिया। तो सीमेंट स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई से कम 20 से 20 to 25% करेक्ट हुए, और उसका रीजन एक ही था कि जो की इनपुट कॉस्ट है इनके, जो क्रूड रिलेटेड है और कोल से रिलेटेड है, दोनों में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है पिछले कुछ दिनों से। और कोयले में तो जो $120-130 पर मेट्रिक टन चलता था, वो इट हैड क्रॉस्ड $400। तो काफी कॉस्ट प्रेशर्स थे। उसके बाद थोड़ा करेक्शन आया है कोल प्राइसेस में, और ओवरऑल क्रूड इज आल्सो डाउन यस्टरडे। तो थोड़ा कॉस्ट के साइड में एक्सपेक्टेशन है कि बहुत ज्यादा यहाँ से नहीं बढ़ेगा। और जो प्राइसिंग है, सीमेंट प्राइसिंग दिसंबर में काफी कम थी, और दिसंबर के लेवल से हम लोग ने कम से कम 20 to 25 रुपीज ऑन एन एवरेज इंक्रीज देखा है इन ऑल इंडिया एवरेज प्राइसेस। है ओके। मंगेश जी, एक और चीज़, जैसे कि आप कह रहे हैं कि कॉस्ट प्रेशर काफ़ी सिवियर हैं, इसी ट्रेजेक्ट्री में इनको अपने मार्जिन्स सस्टेन रखने के लिए कितना प्राइस हाइक लेना पड़ेगा? ये तो मेरा पहला प्रश्न है। लेकिन जो डिमांड सिनेरियो है, स्पेशली जून के बाद जब मानसून ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाएगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर, जिस प्रकार की डिमांड रहेगी, उसको देखते हुए प्राइस हाइक की कितनी पॉसिबिलिटीज लग रही हैं आपको? 2 प्रश्न है मेरे यहाँ पर। तो पहला प्रश्न जो है, हाँ, तो 200 से 220 के एवरेज अगर हम लोग कोल के प्राइसेस पकड़े, तो कम से कम 600 रुपीज का ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन इंक्रीज आता है, और वो पर बैग के हिसाब से लगभग 30 रुपया है। सो 30-35 रुपीज अगर इंडस्ट्री इंक्रीज लेते हैं इन द फर्स्ट क्वार्टर, इन द फर्स्ट मंथ इटसेल्फ। और हमारा व्यू भी ये है कि अप्रैल में अग्रेसिव प्राइस हाइक्स कंपनीज को लेने होंगे इफ दे डोंट वांट प्रेशर ऑन मार्जिन्स। तो वो शायद हम लोग को दिखेंगे। और जनरली जून तक प्राइसिंग, जून से और काफी हद तक इवन जुलाई तक प्राइसिंग सीमेंट के अच्छे होते हैं अगर आप हिस्टोरिकल ट्रेंड देखो तो। बट जुलाई के बाद जब मानसून शुरू हो जाता है, वो टाइम पे थोड़ा प्राइसिंग में करेक्शन आता है। बट डिमांड जो है सीजनली होता है, तो सीजनली लास्ट ईयर भी मानसून के टाइम पे डिमांड कम था। ये खाली देखना है कि YOY ग्रोथ है कि नहीं। तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम 7.5 से 8% डिमांड ग्रोथ होगा, विच इज इन लाइन विथ और स्लाइटली हायर देन GDP ग्रोथ। और इतना अगर 30-35 रुपीज प्राइस हाइक अगर इंडस्ट्री लेते हैं ओवर द क्वार्टर, वो मेरे ख्याल से मार्जिन प्रोटेक्ट करने के लिए सफिशिएंट होगा। तो मतलब अलग अलग कंपनियों के लिए ये नंबर अलग अलग होगा, बट ऑन एन एवरेज दिस शुड बी द नंबर दैट द इंडस्ट्री शुड बी लुकिंग एट। और इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ प्राइसेस और व्हेन द डिमांड कम्स डाउन, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कॉस्ट में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, जो हम यहाँ पे पहले कभी नहीं हुई। और मेरे को नहीं लगता है कि इंडस्ट्री ये प्राइस कंप्लीटली अपने ऊपर ले ले। तो एबिटा पर टन जो हमने पहले देखा था इंडस्ट्री के लिए, तो 1300 से 1300-1350 ऐसा था, वहां से 900 के नीचे आया था थर्ड क्वार्टर FY22 में। और मेरे को लगता है कि FY23 में इवन दो प्राइस कॉस्ट आर ऑन द हायर साइड, एबिटा पर टन शायद 1000 से 1100 के बीच में रहेगा इंडस्ट्री के लिए। तो प्राइसेस तो इतने बढ़ाएंगे, बट बियॉन्ड द पॉइंट वो लोग प्राइसिंग कम नहीं करेंगे वॉल्यूम पुश करने के लिए, क्योंकि देन एबिटा पे वो कुछ बचेगा नहीं उनके लिए, काफी कंपनीज के लिए। पर ही आपसे अगला सवाल पूछने वाली थी, अगर इतना प्राइस बढ़ रहा है, क्या इसका कहीं ना कहीं डिमांड पर असर तो नहीं पड़ेगा? क्योंकि
मेरे जानने वाले सर्कल में कुछ लोग हैं जो अपने घरों की मरम्मत करा रहे हैं या फिर एक नया घर बिल्ड करने चाह रहे हैं, और उनके लिए सबसे बड़ी चिंता यही होगी कि सीमेंट के दाम, स्टील के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं तो उनका ओवरऑल कॉस्ट भी बढ़ गया। क्या आपको दिख रहा है बड़े प्रोजेक्ट्स में ये कॉस्ट का प्रेशर आ सकता है? दूसरी तरफ फिर वॉल्यूम्स पर क्या इम्पैक्ट आएगा गोइंग फॉरवर्ड, और कितना फिर मार्केट टॉलरेट करेगा वॉल्यूम में डिक्लाइन? तो जो डिमांड है सीमेंट की, हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो इट इज प्राइस इनइलास्टिक। और अगर सीमेंट का आप टोटल कॉस्ट में अगर आप हिस्सा देखें कि सीमेंट का कितना खर्चा आता है, इट इज लेस देन 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसके साथ अगर आप बाकी सभी कॉस्ट आइटम्स देखो, आप स्टील देखो, आप एग्रीगेट्स देखो, लेबर कॉस्ट देखो, सभी कम से कम 10 से 10 to 30% मिनिमम इंक्रीज है। स्टील में तो उससे ज्यादा है। और सीमेंट एक ही कमोडिटी है जिसमें ओनली 2 to 3% ग्रोथ इज देयर। अगर आप YOY अगर कंपेयर करें प्राइसिंग को तो 3 to 4% मैक्सिमम इंक्रीज इज देयर। तो मेरे को लगता है कि सीमेंट में अभी स्कोप है कि अप टू 10% तक भी वो जा सके, और इसका काफी हद तक मतलब एटलीस्ट इंफ्रा डिमांड पे एज वेल एज अर्बन रियल एस्टेट डिमांड पे मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। रूरल और IHB सेगमेंट या लो कॉस्ट हाउसिंग में डेफिनेटली इसमें इंक्रीज मतलब थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है, बट मेरे को नहीं लगता कि उसके वजह से काफी मतलब जो 8% हम लोग अज्यूम कर रहे हैं FY23 के लिए डिमांड ग्रोथ, ये सब फैक्टर्स को मिला के ही कर रहे हैं। तो उसमें कुछ सेक्टर्स में कम आ जाएगा, कुछ में ज्यादा आ जाएगा। तो 7-8% इज अ डिमांड ग्रोथ दैट वी आर एक्सपेक्टिंग कंसीडरिंग दिस। ओके। तो मंगेश जी, आपने मोटे तौर पे कहा कि अगर आप देखें अप्रैल तक कम से कम इंडस्ट्री को 30 से 35 रुपए का प्राइस हाइक लेना पड़ेगा। अप्रैल तक शायद डिमांड काफ़ी स्ट्रांग रहे, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी कमज़ोर हो जाएगी। अब इस पूरे साल के डिमांड एनवायरनमेंट को देखते हुए, प्राइसिंग एनवायरनमेंट को देखते हुए, क्षेत्रीय आधार पर जो कंपनियां हमारे पास हैं मंगेश जी, उनकी करंट कैपेसिटी को देखते हुए और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को देखते हुए, प्राइसिंग पावर को देखते हुए उस रीजन की, आपको अगर मैं कहूं कि आपको इस वक्त एक लार्ज कैप और एक मिड कैप स्टॉक पिक करना है सीमेंट बास्केट में, तो आपका चुनाव क्या होगा? तो लार्ज कैप में एक स्टॉक है विच इज अल्ट्राटेक, तो विच इज द टॉप पिक दैट वी हैव। और मिड कैप में दो स्टॉक्स मेरे को इस लेवल से काफी अच्छे लग रहे हैं। वो दो है बिरला कॉर्प और जीके सीमेंट। अल्ट्राटेक इंडस्ट्री लीडर है, काफी बड़ा 20 बिलियन टन का कैपेसिटी एडिशन कर रहा है ओवर 22-23, और उसके वजह से उनका वॉल्यूम ग्रोथ वुड सस्टेन एट हायर देन इंडस्ट्री लेवल। और आफ्टर द करेक्शन आप अगर वैल्यूएशन देखें FY24 EV EBITDA सिग्निफिकेंटली लोअर साइड कंपेयर टू द EBITDA ग्रोथ दैट वी आर एक्सपेक्टिंग। तो वो दोनों चीजों को देखते हुए अल्ट्राटेक, और जनरली अल्ट्राटेक बीइंग एन इंडस्ट्री लीडर, जो भी कॉस्ट इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट सामने आएगा तो उसको मीट करने के लिए और टू ओवरकम करने के लिए वेरी वेल पोजिशन बिकॉज ऑफ इट्स साइज एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो अल्ट्राटेक पहला होगा। दूसरा स्टॉक जो मिड कैप्स में है उसमें बिरला कॉर्प और जीके सीमेंट है। दोनों नॉर्थ सेंट्रल रीजन पे ज्यादा फोकस रखते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा कैपेसिटी एडिशन नहीं हो रहा है, और दोनों ने रिसेंटली या आगे जाके एक नया प्लांट आ रहा है। तो दोनों का ऑलमोस्ट 4 मिलियन टन का प्लांट आ रहा है, जिससे आगे जाके वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी रहेगी। और जैसा मैंने कहा नॉर्थ और सेंट्रल रीजन पे उनका ज्यादा फोकस है, तो वहां पे प्राइसिंग वॉलेटिलिटी कंपेयर टू ईस्ट एंड अदर रीजन्स विल बी रिलेटिवली लोअर। तो ये दो स्टॉक्स मेरे को ये लेवल से काफी अच्छे लगे। जेके सीमेंट में रिसेंटली करेक्शन थोड़ा ज्यादा हुआ था आफ्टर दे अनाउंस्ड देयर वेंचर इनटू पेंट्स, और मेरे को लगता है कि पेंट्स इज अ कॉम्प्लीमेंट्री सेक्टर टू देयर व्हाइट सीमेंट एंड पुट्टी बिजनेस, तो इसके वजह से वहां पे भी वो अच्छा कर सकते हैं। ओके मंगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और अगर आप देखें सभी पहलुओं पर बात करी, डिमांड एनवायरनमेंट, प्राइसिंग एनवायरनमेंट, कितना प्राइस हाइक जरूरी है, और मंगेश जी के जो टॉपिक्स हैं लार्ज कैप में अल्ट्राटेक सीमेंट है, साथ ही साथ जेके सीमेंट और बिरला कॉर्प, ये 3 स्टॉक्स का चुनाव किया उन्होंने। याद रखिएगा थोड़ा सा सूरत हाल कमज़ोर है इस वक्त, और कॉस्ट प्रेशर कंपनियों पे काफ़ी है, लेकिन इन्वेस्टर क्या करता है, ऐसे ही हालात का फ़ायदा उठाता है। ये टॉपिक्स है निर्मल बाग की। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। इंडिसेस को लेके आइए स्टिल विद इन दैट रेंज, 17,290, 35,686, 20 डे मार्केट नीचे ट्रेड करता हुआ आपका बैंक निफ्टी। लेकिन याद रखिएगा इस वक्त ऑटो में एक डिप आया था, जो मारुति की हम बात कर रहे थे, क्या एक कट आया था इस स्टॉक में बात करते करते 7400 का लेवल छू के आया रोलिंग में फ्यूचर्स में, लेकिन वहां से अब ऊपर आता हुआ। खैर
एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो अन्य कुछ स्टॉक से बात करेंगे, सेक्टर से बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं। कमाई का अड्डा में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त इंडेक्सेस रेंज में है, लेकिन थोड़ा अगर आप देखें अपटिक्स, हम अपने रेंज की हाई ट्रैजेक्टरी पे वक्त गुजारते हुए श्रीकांत चौहान इस वक्त पैनल में जुड़ चुके हैं हमारे साथ। श्रीकांत नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। श्रीकांत, लगभग 1.5 हफ्ता हो गया इस रेंज में टाइम स्पेंड करते करते। क्लाइंट्स को आप लोगों ने इंडेक्स पे क्या कराया, खैर वो तो बात हम बाद में करेंगे, लेकिन इस वक्त का जो स्टॉक जिसको आप चेज करना चाहें, जिसको आपको लगता है कि एक ब्रेकआउट का बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, जिसको आप चेज कर रहे हैं इस वक्त। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। देखिए, हमें लगता है कि मार्केट जो है वो नो डाउट एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है कि मार्केट अपवर्ड रेंज ब्रेक कर सकता है, क्योंकि जो मार्केट के लिए सपोर्ट आ रहा है वो फाइनेंशियल्स के स्टॉक्स के थ्रू आ रहा है। मेटल स्टॉक्स ऊपर है, फार्मा में भी सिलेक्टिव बाइंग चल रही है, और अगर आईटी स्टॉक्स में भी देखें तो कोई बड़ी गिरावट नहीं है। हमें लगता है कि यहाँ पे इस ऐसे फॉर्मेशन में मार्केट थोड़ा वक्त निकाल सकता है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, क्वार्टरली एक्सपायरी है, और इसी वजह से मार्केट थोड़ा और वक्त लेगा। लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है कि एक बार मार्केट शायद 17,500 या 17,600 के लेवल्स बिल्कुल दिखा सकता है। आज की जो क्लोजिंग है अगर आप देखें तो वो भी 17,250 के ऊपर की आ रही है, जो एक इक्विलिब्रियम लेवल है। तो यहाँ से हमें तो लगता है कि एक लॉन्ग पोजीशंस लेके चले और 17,400 17,500 के टारगेट्स के लिए एक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशंस बनाए। और अगर स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे हमें लगता है कि कुछ ऐसे स्टॉक्स पे फोकस करें जो इंडेक्स में आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम वापस परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जैसे कि HDFC लिमिटेड है, जो भी चल रहा है 2330 2325 के करीब। इसमें हमने काफी शानदार रैली देखी थी, लगभग 2050 से लेकर ये स्टॉक ऑलमोस्ट 2400 साढ़े 2400 तक गया था, और एक बड़े करेक्शन के बाद वापस इसने कल के हाई को क्रॉस किया है। हमें लगता है कि वापस रिवर्सल फॉर्मेशन बना चुका है, और ये स्टॉक एक बार वापस 2400 से लेकर 2420 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो करंट लेवल से HDFC लिमिटेड को खरीदा जा सकता है, और 2330 में खरीदे, स्टॉप लॉस रखे 2290 रुपए का, और टारगेट्स रखे 2420 के। ओके, तो HDFC, और यकीन मानिए श्रीकांत जी, आपके आने से पहले मैं इसी स्टॉक को दिख रहा था, और एक बैक्टर साहब, एक एग्रेसिव ट्रेडर जो मेरी रणनीति वो फॉलो करते हैं, प्लीज़ कुछ देर के लिए इस आखिरी के 35 मिनटों के लिए निफ्टी बैंक की 36,000 की कॉल पे फोकस कीजिए। बस मैं इतना कह रहा हूँ, और इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। पॉसिबली देखिए HDFC और साथ ही साथ बैंक निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आना मेरे को थोड़ा सा इंप्रेस कर रहा है। थोड़ा सा अगर आप देखें क्लोजिंग में एक वर्टिकल स्विंग के लिए इंप्रेस कर रहा है। तो ट्रेडर बंधुओं से अगर आप देखें गुजारिश है कि एक पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस के साथ अगर आप देखें इस स्ट्राइक को अगले 35 मिनटों के लिए थोड़ा रडार पे रखिएगा। HDFC आपकी स्क्रीन पर आप देखें डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ, ये ट्रेड कर रही है 267। लेट्स चेक करते हैं ट्रेड को कुछ देर बाद। HDFC डे हाई पर है। लेट्स ब्रिंग डॉक्टर लाल पैथलैब। मानस, यहाँ पे आपको क्या लग रहा है डॉक्टर लाल पैथलैब 2641 पे कोई स्विंग, हाई स्विंग की पॉसिबिलिटी लग रही है आपको इस स्टॉक में मानस? देखिए, लाल पैथलैब की बात करिए तो अगर मेट्रोपोलिस का जिस तरह का मूव देखने को मिला तो शायद लाल पैथलैब में भी एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, लेकिन उसका इंतजार करना पड़ेगा। 2680 के ऊपर ही आपको लाल पैथलैब में खरीदारी करनी है, तब 2620 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिएगा, तब आप टारगेट 50 डे मूविंग एवरेज 2800 रुपए के आसपास सेट कर सकते हैं। डॉक्टर लाल पैथलैब आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। हालांकि इसको अगर आप देखें एक बहुत बड़ा चंक ऐसा है और एक क्लस्टर है जो पार करना है, और वो एक बहुत डिफिकल्ट क्लस्टर है। हालांकि बस ये हो रहा है कि अपना 20 डे के ऊपर ही टाइम काफ़ी स्पेंड कर रहा है। लेट्स ब्रिंग टाटा केमिकल नाउ। टाटा केमिकल, रचना जी, टाटा केमिकल आपकी स्क्रीन पर और 98760 सुबह SRF ने काफ़ी क्लियर स्विंग दिया था। टाटा केमिकल पे व्यू आपका रचना जी? टाटा केमिकल इज डेफिनेटली लुकिंग गुड, एंड यहाँ पे हाई चांसेस कि बहुत जल्दी हमें 1000 टच करते हुए दिखेगा, और यहाँ पे फ्यूचर्स के हिसाब से कोई पोजीशन बनाता है तो 1970 पे एसएल होना चाहिए, 1000 का पहला टारगेट, और उसके बाद 1020 की तरफ भी ये जाता हुआ ओवर 1 to 2 डेज दिख सकता है। ओके, 1020 की तैयारी कर रहा है टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स वीरो, आपको याद है वो आई थी खबर जब F1 का इन्होंने दरअसल वो
डील साइन की थी, उसके बाद एक तरफा तेजी बनती हुई दिखाई दी है। मेरे ख्याल में मिड मार्च के आसपास वो डेवलपमेंट आई थी और स्टॉक ने अपनी चाल को काफी मजबूत किया है। कुछ और ट्रेड स्क्रीन पर लेकर आते हैं, हमारे जानकारों से पूछते हैं कि इस आखिरी आधे घंटे के लिए क्या कोई ट्रेड लेने लायक स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है या नहीं। काफी दिनों बाद गोदरेज कंज्यूमर में थोड़ा सा एक्शन बनता दिखाई दिया, 1% ही ऊपर आया है काउंटर, लेकिन यहाँ पर 34% तक का ओआई। रोल ओवर पर ध्यान देंगे तो 43% के आसपास का। मिड कैप आईटी में कोफोर्ज, माइंट्री जैसे काउंटर्स है जहां पर आज थोड़ा सा ट्रेंड तेजी की तरफ बनता हुआ दिखाई दिया है। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून। ये मिड कैप आईटी में आपको क्या लग रहा है, अप्रैल सीरीज क्या रिवॉर्डिंग रहेगी? माइंट्री, एम्फोसिस, कोफोर्ज ये कंटिन्यूसली दरअसल मार्च सीरीज के स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स रहे हैं। हर्षदा, गुड आफ्टरनून। देखिए, हमें लगता है कि बिल्कुल मिड कैप आईटी स्टॉक्स में अच्छी तेजी रहेगी और आने वाले दिनों में भी हमें लगता है कि इनमें और परफॉर्मेंस देखने मिलेगा और स्पेशली हमें लगता है कि एम्फोसिस बीएफएल पे फोकस किया जा सकता है, क्योंकि जब पूरे आईटी में एक बिकवाली थी तब ये स्टॉक काफी अच्छी तरीके से आउट परफॉर्म कर रहा था। इनफैक्ट इसने अपने इंपॉर्टेंट बेस लाइन को यानी 2700 के लेवल्स को काफी अच्छी तरीके से होल्ड किया था जब पूरे आईटी स्टॉक्स में क्रैश बना हुआ था और इवेंचुअली स्टॉक ने भी अपने सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब किया है। इसकी जो रेंज, ओवरऑल ब्रॉडर रेंज निकल के आ रही है वो तकरीबन है बिटवीन 3550 3600 ऊपर में और लोअर साइड पे 2700 से लेकर 2800 के लेवल्स। तो करंट लेवल से हमें लगता है कि ये स्टॉक एक बार 3600 के लेवल्स बिल्कुल दिखा सकता है और करंट लेवल से इसे लॉन्ग किया जा सकता है अराउंड 3370-75 विद स्टॉप लॉस एट 3300, टारगेट 3600। साथ ही साथ हमें लगता है कि अगर किसी और मिड कैप आईटी पे फोकस करना है तो हमें लगता है कि इन्फो एज यानी naukri.com पे भी फोकस करें, क्योंकि यहाँ पे भी एक शानदार रैली हुई थी, उसके बाद एक करेक्टिव पैटर्न बना है, लेकिन ब्रॉडर फॉर्मेशन यही इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक भी अपने लोअर लेवल से वापस रिकवर होते हुए एक बार 5000 के लेवल वापस दिखा सकता है। तो मल्टीपल बॉटम्स 4400, 4450 के रेंज में बना चुका है। 4400 के स्टॉप लॉस के साथ नौकरी यानी कि इन्फो एज को लॉन्ग किया जा सकता है, टारगेट्स रहेंगे 5000। एज में तेजी का ट्रेड 5000 के टारगेट के लिए और ऑफ कोर्स एम्फोसिस एक हॉट फेवरेट साबित हो रहा है। 3550, 3600 के टारगेट्स यहां पर श्रीकांत कह रहे हैं। आज दरअसल सुबह में हमने बात हैप्पीएस्ट माइंड के मैनेजमेंट से भी की। कंपनी के एमडी और सीएफओ वेंकट रमन नारायणन ने कहा है कि यूएस में ऑफशोर मांग बढ़ने और साथ ही रुपए में कमजोरी से इनके मार्जिन में अच्छा खासा सुधार देखने को मिल सकता है। वहीं कंपनी के प्रेसिडेंट और सीईओ राजीव शाह ने कहा कि रिटेल, हाईटेक और मैन्युफैक्चरिंग में अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड देखी जा रही है। If you look at exchange rate in isolation, 1% dip in rupee versus the dollar gets you about 0.4% improvement in EBITDA. So that's a straight calculation. But there are lots of other puts and takes that you have to consider. Wage increase, the utilization level, or on-site offshore revenue mix. ये सब मिला के it could be in the range of about 0.3 to 0.4%. Every 1% is what could directly hit your bottom line. और your gross margin. तो देखिए मिड कैप आईटी का कमेंट्री स्पेशली हैप्पीएस्ट माइंड की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज हालांकि स्टॉक चला नहीं, लेकिन मार्जिन में 3 से 4% बढ़त का अनुमान भी इन्होंने साफ जताया है, तो पोटेंशियल है। इस बीच हीरो मोटोकॉर्प इस समय का सबसे ज्यादा मार खाने वाला शेयर, 4% के नुकसान पर दरअसल ये काउंटर कर रहा है कारोबार और खबर आ चुकी है इनकी हाल ही में जो आईटी की छापेमारी हुई थी उसको लेकर। तो यहाँ पर अपडेट जो निकल कर आया है कि आईटी डिपार्टमेंट कह रहा है कि हीरो मोटोकॉर्प ने करीब बोगस एक्सपेंसेस 1000 करोड़ के किए हैं। इसकी तफ्तीश चल रही है। कंपनी ऑफिशियल्स की ओर से इस समय कोई कमेंट नहीं आया। याद रखिएगा ये CNBC TV 18 के हवाले से हम आपको खबर बता रहे हैं। कई सारे छापे हुए थे, कई सारी सर्च हुई थी। दरअसल लगभग 40 ठिकाने थे। पवन मुंजाल जो कंपनी के चेयरमैन हैं उनके घर पर भी दरअसल एक सर्च हुई थी और ये सर्च आपको याद होगा 23 तारीख से 26 तारीख के बीच हुई थी, जो CNBC आवाज़ ने आपको रिपोर्ट भी की थी। अब ये अपडेट निकल कर आ रहा है आईटी डिपार्टमेंट के जो सूत्र कह रहे हैं CNBC TV 18 को कि लगभग बोगस एक्सपेंसेस 1000 करोड़ के इस कंपनी ने किए हैं। तो स्टॉक पिटता हुआ 4.5% नीचे इस समय वीरू, एक मेजर झटका इसे लगा है। जी हाँ, हीरो मोटोकॉर्प इस वक्त अगर आप देखें डे लो पे ट्रेड करता हुआ 2265। देखिए अब इन खबरों के बीच में अब आप इसको सीधे
सिर्फ ऑटो के फॉल से जोड़ के नहीं देख सकते। अब इस ये थोड़ा सा ना काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखें शॉर्टिंग इसमें हो रही है। अब आप समझ लीजिए जनाब कि ये हर्षदा हुआ क्या कि 25 जुलाई 2019 के बाद, और इनफैक्ट हिस्टोरिकली अगर मैं देखूं, मैं 2014 के चार्ट को रीड कर रहा था जब आप ये खबर देख रही थी। अगर मैं कोविड काल को छोड़ दूं, जब इसका लगभग लो लगा था करीब 1522 रुपए का, तो प्रैक्टिकली कोविड काल को अगर आप सब्सट्रैक्ट कर दे चार्ट में से, तो एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट था 2250 2230 पर, लेकिन अब वो भी वॉलेट होने की तैयारी यहाँ पे होती हुई इन खबरों के बीच में। असित के पास एक ट्रेड है, आई थिंक पहले उस पर बात करते हैं फिर आगे चलेंगे। असित बताइए। वीरेंद्र जी, मैं निफ्टी का इंडेक्स देख रहा था 17,200 का। अगर हम कॉल देखेंगे, सिर्फ ये आज और कल के लिए रहेगा, 190 चल रहा है। इसको अगर हम स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 160, मुझे लगता है कि निफ्टी के कॉल में वी कैन सी अराउंड 240 to 250 के रेंज में। रैशनल ये है कि जिस हिसाब से आईटी में बाउंस बैक दिख रहा है एंड एचडीएफसी में बाउंस बैक दिख रहा है एंड फ्यू द अदर पॉकेट्स व्हिच आर आल्सो काइंड ऑफ बुलिश, मुझे लगता है कि ये कॉल में हमें थोड़ा ट्रैक्शन दिख सकता है। सो निफ्टी का 17,200 का कॉल, 30-40 रुपए का स्टॉप लॉस फॉर ए टारगेट ऑफ 240 to 250। निफ्टी के अगर आप देखें 17,200 की कॉल लेंगे आप। इस बीच अल्ट्राटेक सीमेंट मंगेश जी का टॉपिक था। लुक एट अल्ट्राटेक सीमेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट की है इस चार्ट ने आज, और डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। और आप समझ लीजिएगा कि इसने पोस्ट 11 फरवरी ट्रेड किया था। अगर आप देखें अपने 20 डेमा के नीचे, आज पहले दिन 11 फरवरी के बाद 20 डेमा के ऊपर डायरेक्टर साहब कैंडलस्टिक पे चार्ट पे ड्रॉ करिएगा 20 डेमा, एग्जैक्टली आपको मालूम चलेगा सर्कमस्टेंसेस बदलने का, डिमांड आने का कितना, अगर आप देखें एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होता है 20 डेमा पे। डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ स्टॉक का। खैर, अब एक काम करते हैं, यतिन से बात करते हैं और डीलर्स क्या चेज कर रहे हैं इस बाजार में। यतिन, चॉइसेस बहुत कम हैं इस वक्त, रेंज बाउंड है बाजार, लेकिन फिर भी अगर आप देखें कुछ सेक्टर्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। मेटल स्पेशली, ट्रेवल्स, टूरिज्म, होटल्स काफ़ी अच्छा करते हुए। डीलर्स क्या चीज़ कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, दो स्टॉक्स जो डीलर्स ट्रैक कर रहे हैं आज, उनमें सबसे पहले बात करेंगे ऑटो पैक की, जहां आइशर मोटर्स उनको बहुत पसंद आता है। देखिए, इस हफ्ते के बाद यानी अगले हफ्ते सोमवार को आपको ऑटो सेल्स नंबर्स दिखेंगे, वीकेंड पे भी ऑटो नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे। अनुमान ये है कि शायद आइशर मोटर्स के नंबर्स अच्छे आएंगे कमर्शियल व्हीकल साइड पे भी और रॉयल एनफील्ड साइड पे भी। और आज यहाँ काफ़ी अच्छी फंड बाइंग भी देखने को मिल रही है, इसीलिए यहाँ डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को बीटीएसटी की सलाह दे रहे हैं 2500 से लेकर 2550 तक के टारगेट्स के लिए। अप्रैल सीरीज में काफ़ी अच्छा यहाँ जो है ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट सीरीज के लिए आइशर मोटर्स में डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को खरीदारी करवा रहे हैं। इसके अलावा सन फार्मा पे भी नजरें होनी चाहिए। यहाँ ओपन इंटरेस्ट में लगभग 12% की बढ़ोतरी हुई है अप्रैल सीरीज में, हालांकि ये एक्सपायरी वीक है, तो अगर हम आइसोलेट कर दें अप्रैल सीरीज को तो काफ़ी अच्छा यहाँ ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। शायद यहाँ शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि फार्मा शेयर्स काफ़ी दिनों से दबे हुए हैं और यहाँ सन फार्मा में डीलिंग रूम्स को लगता है कि पोजिशनली 930 से लेकर 950 तक के लेवल्स देखने को मिलने चाहिए। सनफार्मा और आयशा की ही चर्चा सबसे ज्यादा हुई है दरअसल कार्यक्रम में आज। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। आयशा पर कार्यक्रम की शुरुआत में ही पहला ट्रेड जो दिया था वो मानस जायसवाल ने दिया। मानस, आपका टारगेट 2550 था, ये बताइए इस टारगेट में क्या और इजाफा आप करना चाहेंगे अगर यही ट्रेंड जारी रहता है आगे? नहीं, देखिए, पहले तो 2550 की बात करेंगे हर्षिता जी, क्योंकि वहां पर 100 डे 200 डे मूविंग एवरेज आते हैं, तो उसके ऊपर के लेवल्स तभी दे सकते हैं जब 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाए। बट फिलहाल के लिए वही टारगेट रखे और अभी भी करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 2410 कर लें, करंट लेवल्स पे खरीदारी करें 2550 के टारगेट के लिए। तो 2550 का टारगेट यहाँ पर तेजी का ट्रेड लेकर चले। अच्छा, हमने टोरेन फार्मा डिस्कस किया था, 2800 के ऊपर आ चुका है काउंटर, 3-3.25% ऊपर। 2875 का टारगेट मानस ने ही दिया था, तो वो आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा कई दूसरे ट्रेड्स हैं जिनमें हमने देखा है हमारी चर्चा के बाद एक अच्छा ट्रैक्शन दर्ज हो रहा है। उसमें सन फार्मा ऑफ कोर्स जुड़ा हुआ है। इन्फो एज अब 2% ऊपर आपको दिखाई देगा। इसके अलावा सेंचुरी टेक्सटाइल जिसका जिक्र वीरू कर रहे थे, वो भी ट्रेंडिंग स्टॉक्स में इसकी गिनती हो रही है। सन फार्मा एडवांस रिसर्च दबे पांव से अब 5% ऊपर आ गया। आशीष बहेती, स्पार्क में कोई ट्रेड लेंगे क्या आप? 301 पर है या निकल गया हाथ से? नहीं हर्षिता जी, पोजीशन अभी भी करंट लेवल पे भी बनाई जा सकती है, जिस हिसाब का ब्रेकआउट है और वॉल्यूम्स भी अच्छे दिख रहे हैं, तो करंट लेवल पे भी एक पोजीशन जरूर बनाई जा सकती है। 294 का एक एसएल लगाना है
और हमें लगता है कि स्पार्क में 311 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। आपने क्या कहा? 315? 311 ओके, 311 की तैयारी। सनफार्मा एडवांस रिसर्च, यहाँ पर एक बहुत तगड़ा स्पाइक। याद रखिएगा, स्पार्क सनफार्मा की एक सब्सिडरी है और सनफार्मा में तेजी हो रही है, तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा मोमेंटम बट ऑब्वियसली देखने को मिला है इस घंटे। याद रखिएगा, इंडेक्स के कंट्रीब्यूटर्स दिखाएंगे या टॉप गेनर्स दिखाइएगा। आइशो मोटर्स सबसे आगे बढ़ रहा है, 4% की तेजी इसमें। और याद रखिए, सबसे पहले सीएनबीसी आवाज ने आपको खबर दी, यहाँ पर एक एक्शन बनता हुआ देखने को मिला है। जेएसडब्ल्यू स्टील 3.3% ऊपर, डीवीज लैब, भारती और एचडीएफसी जो श्रीकांत चौहान का एक ट्रेड था वो भी लगभग 3% के मूव्स के साथ कारोबार करता हुआ। तो सभी ट्रेंडिंग स्टॉक्स हमारे जानकार आपके लिए सबसे पहले सीएनबीसी आवाज पर ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं। रचना वैद्य, कुछ आपकी स्क्रीन पर आ रहा है तो बताइएगा, कोई नया ट्रेड इस समय? जी, मेरी एक नजर डॉक्टर रेड्डीज पे है। डॉक्टर रेड्डीज पे मुझे कंटिन्यूएशन की उम्मीद है, जो आज यहाँ पे थोड़ी बहुत मूवमेंट आई है। दिस कैन टेक द काउंटर कल के दिन में 4360 एंड 4410 की तरफ ऑन फ्यूचर्स, और यहाँ पे कोई अगर पोजीशन बनाता है तो 4290 पे ऐसा होना चाहिए। डॉक्टर रेड्डीज आपकी स्क्रीन पे। और देखिए, अभी हमने बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया। मैंने जैसे ही कहा कि आपको भाई, अगर आप मेरे को चेस करते हैं तो प्लीज़ फोकस कीजिएगा 36,000 की कॉल पे। देखिए, लगभग 15% का स्विंग दे चुकी है वो कॉल। 265 की वो स्ट्राइक इस वक्त ट्रेड कर रही है 320 रुपए की। लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पे। अभी ली थी कितने पे हमने? 265। इट्स 320 नाउ ऑलमोस्ट। देखिए, इसको लेने का एक बड़ा कारण था एचडीएफसी का रिवर्सल, 20 डीमा के ऊपर वो आया था। अभी जब श्रीकांत बात कर रहे थे तभी हमने ट्रेड लिया। और एक और चीज़ याद रखिएगा, आज एक और चीज़ बहुत अच्छी हो रही है जो कि बैंक निफ्टी के पक्ष में है। इस कॉल को होल्ड करिए। पहली बात तो ये है, वो पक्ष में है कि एचडीएफसी बैंक अपने 20 डीमा के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। और आज की पूरी एचडीएफसी बैंक की जो बॉडी थी ना, यानी ओपन और अगर आप देखें जो क्लोज होगा अब तक, वो पूरा का पूरा कल के हाई के ऊपर है। दैट्स गुड। आई मीन, कॉन्फिडेंस नहीं हिला। याद रखिएगा, कल के स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स का ये कॉल हो गई 322 की। कैरी करेंगे इसे कल के लिए। निफ्टी की नहीं, मैं आई थिंक शायद एचडीएफसी ये निफ्टी बैंक की ही कॉल कैरी करूंगा। अभी देखते हैं, अभी टाइम काफ़ी है, अभी करीब 20 मिनट का वक्त है। 321 हो गई ये कॉल अभी स्क्रीन पर। मानस, यहाँ से ट्रेड लेना शुरू करते हैं। अब आपसे शुरुआत करते हैं। आपका कन्विक्शन कॉल कल के लिए? देखिए, मेरा कन्विक्शन कॉल निफ्टी पे है और मैं समझता हूँ कि कल के लिए 17,300 का कॉल ऑप्शन लेके जाना चाहिए, जो कि 128 रुपए के आसपास का है। तो यही मेरा मोमेंटम ट्रेड है। करंट लेवल्स पे निफ्टी का 17,300 का कॉल ऑप्शन लीजिए। 128 रुपए के भाव चल रहे हैं। 94 के नीचे आपको स्टॉप लॉस सकता है और ऊपर की तरफ 200 रुपए से लेकर 210 रुपए तक के भाव आपको निफ्टी के 17,300 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। 17,300 की कॉल अगर आप देखें, ये आप पकड़ रहे हैं, असित ने भी यही पकड़ी। और इस बीच नीलेश के पास चलते हैं। नीलेश, आपका ट्रेड क्या होगा? बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए बैंक निफ्टी का आप जिक्र कर रहे थे, एचडीएफसी बैंक, ये एक पर्टिकुलर काउंटर मेरे रडार पे आया है। कल के सेशन में एक लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन फॉर्म हुआ था और आज के सेशन में एक फॉलो बाइंग देखने को मिल रही है। अगर आप चार्ट पे देखें, डेली चार्ट पे, तो एक छोटा सा गैप नजर आता है 1470 1480 की जोन में। मेरा ही मानना है कि जो मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है आज के सेशन में, ये यहाँ से कंटिन्यू होना चाहिए। एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू 1470 1480 तक का मूव हमें यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे 1440 का कॉल ऑप्शन एक इंटरमनी कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी करके चल सकते हैं। 17 रुपीस के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे खरीदारी करके चले। 40 और 50 ये दो टारगेट होंगे एंड 4 से 5 रुपए का एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके चल सकते हैं। देखिए, एचडीएफसी बैंक में तेजी का ट्रेड लेना बनता है। यही वो स्टॉक है जिसमें सबसे ज्यादा पोजीशंस खड़ी हो रही हैं, उसी को कैरी करने का फिलहाल इरादा। गवा साहब, बताइए इस समय आपका ट्रेड। गावा साहब, ऑडियो म्यूट है। सॉरी, मैं हमेशा बंद करता हूँ क्योंकि थोड़ी डिस्टर्बेंस है यहाँ पर। मैं कहूंगा एचडीएफसी बैंक बिल्कुल अच्छा लगता है। 1440 का एक स्टॉप लगाइए। 1470 का टारगेट टू 1480 पॉसिबल है बैंकिंग क्षेत्र में एचडीएफसी बैंक। अच्छा, वैसे गावा साहब आशीष स्टूडियो में आ गए, वो पूछ रहे डिस्टर्बेंस क्या हो रहा है, आप उनको फोन करके बता दीजिएगा। ना मैं बोल रहा था, मैम डांट तो नहीं रही है आपको?
नहीं नहीं, यहाँ पर रूम खाली है एकदम, और बरगद का पेड़ है, और यहाँ पर बहुत पक्षी हैं जो कि आवाज कर रहे हैं। उनके लिए भी लंचार हो गया। अच्छा आशीष, आपको दिख रहा है, क्योंकि आशीष कुछ ही मिनटों में आपको बताएंगे कल के बड़े ट्रिगर्स। आशीष बहेती से पूछ लेते हैं, लेकिन मोमेंटम ट्रेड या फिर कल के लिए कोई ट्रेड अगर कैरी करने वाला दिख रहा है? HDFC मत कहना, 3 लोगों ने दे दिया। आशीष जी, केमिकल, इनफैक्ट बैंकिंग सेक्टर भी नहीं बोलूंगा, केमिकल सेक्टर से नवीन फ्लोरो काफी अच्छा लग रहा है, एक अच्छा ब्रेकआउट ट्रेड है, और पूरे केमिकल में आज हमने देखा एक अच्छा बाइंग आया है PIM के, टाटा केमिकल जैसे स्टॉक्स में। तो नवीन फ्लोरो में करंट लेवल पे पोजीशन बनाई जा सकती है। 4000 का एक एसएल लगाना है, 4090 का एक फर्स्ट टारगेट एंड 4140 का सेकंड टारगेट के लिए नवीन फ्लोरो में खरीदारी की सलाह है। 4090 4090 के टारगेट के लिए यहाँ पर तेजी करके चले नवीन फ्लोरिन पर, ये राय आई है। असित, आपका ट्रेड? हर्षिता जी, मैं इन्फोसिस में देखूंगा। इन्फोसिस को स्टॉप लॉस ऑफ 1880 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 1905। मुझे लगता है कि इन्फोसिस हैज नॉट पार्टिसिपेटेड इन द रैली इन द आईटी, एंड मुझे लगता है कल इसका डे रह सकते हैं वेयर इट कैन आउट परफॉर्म द मार्केट। क्या होगा कल? 1905 ओके। 1905 के लिए एक मौका इन्फोसिस में साफ नजर आ रहा है। रचना जी, आपका ट्रेड? जी, मेरी एक नजर LNT पे है। LNT इज लुकिंग गुड। यहाँ पे कल के दिन में आप 1760 और 1765 के नंबर्स फ्यूचर्स पे देख सकते हैं। एसएल होना चाहिए 1740। आप क्या पिक करेंगे? श्रीकांत? श्रीकांत को आवाज जा रही है या नहीं पता नहीं, एक बार चेक करिएगा आप प्लीज डायरेक्टर साहब। मयूरेश, तब तक आप बताइए, आप इस समय क्या कोई खास ट्रेड लेकर जाएंगे? तो हर्षिता जी, हमारी स्विंग ट्रेडिंग टीम को फर्टिलाइजर्स काफी पसंद आ रहा है, एंड विद इन फर्टिलाइजर्स चंबल फर्टिलाइजर्स उन्हें लगता है बहुत अच्छी तरह से प्लेस्ड है टेक्निकली। सब्सिडी अच्छी खासी मिल गई है, 6700 करोड़ की, लास्ट ईयर 10,300 करोड़ की मिली थी। तो ये लास्ट तिमाही में अच्छी खासी सब्सिडी रिकवर हो सकती है, जो वर्किंग कैपिटल को आई थिंक अच्छा खासा कंट्रोल में रख सकती है। नेट डेट 2700 करोड़ पे है, विच इज क्वाइट सब्सटेंशियली डाउन। जो पिछले वर्ष ऑलमोस्ट दिसंबर में 7500 करोड़ थी, दैट इज कम डाउन सिग्निफिकेंटली। यूरिया में मार्केट लीडर है, PNK और टैप में वॉल्यूम्स इंक्रीज हो सकते हैं। रशिया यूक्रेन क्राइसिस बिकम्स एन एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी हब एज वेल। और हालांकि गैस प्राइसेस इंक्रीज हो चुके हैं, एक कंप्लीट पास थ्रू होता है, इसलिए आई थिंक राइजिंग सेल्स आपको यूरिया में भी दिखते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज गैस प्राइसेस। हालांकि पावर एंड फ्यूल कॉस्ट हिट्स EBITDA, बट जनरली आई थिंक बैलेंस शीट डायनेमिक्स अच्छे खासे इंप्रूव हो रहे हैं। मुझे लगता है चंबल फर्टिलाइजर्स हमारी टीम को काफी अच्छा लग रहा है। 480 का टारगेट, 399 का स्टॉप लॉस, एंड लुक एट द मूव्स। आई थिंक RCF पे मूव देखिए हर्षिता जी, आज काफी ट्रिगर्स है RCF के लिए। मिलान बैंक है, उनकी जो मेथनॉल स्टोरी है, डीमर्जर है, मुझे लगता है आई थिंक शायद चंबल से मूव रेप्लिकेट कर सकता है। 12% ऊपर, वाकई में RCF एक अच्छा तगड़ा स्पाइक दिखाने वाला शेयर रहा है आज, और RCF फॉलो कर रहा है। अब श्रीकांत बताइए, होपफुली आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, क्या ट्रेड लेंगे इस समय? बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट यहाँ पे अगर फार्मा स्टॉक्स में देखें तो सन फार्मा ने एक अच्छा कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन ड्रॉ किया है, और अगर करंट लेवल से अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट इसने अपने इमीडिएट सेलिंग प्रेशर को भी एब्जॉर्ब किया है। तो करंट लेवल से हमें लगता है कि सन फार्मा को लॉन्ग किया जा सकता है। वैसे ये मोमेंटम में आ चुका है, एक रैली करने के बाद हमेशा एक कंसोलिडेशन का फॉर्मेशन बना रहा है, उसके बाद रैली हो रही है। तो वो कंसोलिडेशन का जो ब्रेकआउट आया है वो करंट लेवल्स चल रहा है 920 921 के, तो करंट लेवल पे इसे लॉन्ग किया जा सकता है। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे एट 905 और टारगेट्स रखेंगे हम 960 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के, लेकिन 960 हमें लगता है कि अचीवेबल है। तो करंट लेवल से सन फार्मा को BTST के बेसिस पे लॉन्ग किया जा सकता है। हाँ, BTST वाला ट्रेड साफ दिख रहा है ये, और यहाँ पर हमने देखा एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन डीलिंग रूम में भी हुआ है। देखिए बहुत ही वेरिड कॉल्स आए हैं, HDFC बैंक, साथ ही नवीन फ्लोरिन, इन्फोसिस जैसा ट्रेड, सन फार्मा आपने सुना, डॉक्टर रेड्डीज आपने सुना। ये वो सभी ट्रेड्स हैं जिसमें एक मौका इस समय दिख रहा है कल के लिए पोजीशंस कैरी करने का। कल की बात हुई है तो कल के लिए कौन से बड़े इवेंट्स हैं, कौन से ट्रिगर्स हैं जिस पर बाजार की नजरें होंगी? आशीष हमारे साथ है। आशीष, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, एक तो हम सब चेक करेंगे पेट्रोल डीजल के दाम कितने बढ़े कल सुबह, वो इंपॉर्टेंट है, और दूसरा कल वेडनेसडे है तो वो जो वीकली कैबिनेट और CCEA की मीट है वो स्केड्यूल्ड है।
हालांकि लक्ष्मण पिकअप करेंगे, क्या एजेंडा है अब तक वो क्लैरिटी नहीं आई है। जैसी आएगी सीएनबीसी आवाज पे, बट ऑब्वियस है आप सबसे पहले सुनेंगे। रुचि सोया में जो एफपीओ एप्लीकेशंस विड्रॉ करने की विंडो खोली गई है, कल वो विंडो बंद होती हुई नजर आएगी। एक्स डेट्स हैं अंबुजा, क्रिसिल, धामपुर, एसबीआई कार्ड्स, इन सबके फाइनल और इंटरिम डिविडेंड्स की, उसकी डिटेलिंग आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन और पिकअप होगा, पर अभी छोटी छोटी कंपनियां आ रही हैं। कल हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी 130 करोड़ का आईपीओ जो खुले हैं। वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशंस आज उसका डे 2 और उमा एक्सपोर्ट्स का कल डे 3 है। पीएम मोदी कल 5th बिम्स्टेक समिट अटेंड करेंगे। बेसिकली वो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है, जो एशियन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, उनकी एक फोरम है। गोवा का कल स्टेट बजट प्रेजेंट होने वाला है। कल ईसीबी नॉन मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग स्केड्यूल्ड है। यूएस का कल Q4 जीडीपी, कल मतलब हम परसों रिएक्ट कर रहे होंगे उस पे, और क्रूड ऑयल इन्वेंट्री सामने आएंगी। अच्छा, शेन वॉर्न का अच्छा कल वो स्टेट मेमोरियल है मेलबॉर्न क्रिकेट ग्राउंड में, वो कल स्केड्यूल्ड है। और एमसीजी की इंपॉर्टेंस ये है कि जो 700 विकेट लिया था, टेस्ट विकेट एमसीजी पे लिया था उन्होंने। और चंदन है क्या आपके पैनल? नहीं, आज नहीं है। कल राजस्थान स्थापना दिवस भी मनाया जाएगा, उसी की तैयारी में लगे होंगे। हाँ, हो सकता है। एक्चुअली चंदन कह भी रहे थे कि आधा समय इधर आधा समय राजस्थान में वो आजकल बिता रहे हैं, क्योंकि अनुमति है ऑफिस से, तो अच्छा है। तो ये तमाम इवेंट्स जिस पर नजरें रहेंगी। पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक, इस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करते स्टॉक्स आजकल मयूरेश, क्योंकि पास ऑन करना शुरू कर दिया है। अब एचपीबीपी आईओसी पर पॉजिटिव व्यू आने लगा है कि नहीं? नहीं अर्षदा जी, इनफैक्ट आपने जो वो एक रिपोर्ट मूडीज का दर्शाया था, जो सटीक पॉइंट्स आपने दर्शाए थे, आई थिंक दैट विल वेरी वेल प्ले आउट ये तिमाही में। एलिवेटेड क्रूड प्राइसेस आर गोइंग टू हिट देम प्रिटी हार्ड। दूसरा, आई थिंक इवन इफ इन्वेंट्री लेवल्स आर एट अ लो लेवल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई थिंक जो रिप्रोसेसिंग कॉस्ट होती है वो ज्यादा होती है। तीसरा, आई थिंक रिफाइनिंग मार्जिन्स हालांकि आई थिंक $12.5 प्रति बैरल पहुंचे हैं, बिकॉज ऑफ इंक्रीज क्रूड प्राइसेस एट द टॉप लाइन। आई थिंक ये पूरा बेनिफिट इनको मिलेगा नहीं। और चौथा, आई थिंक इवन इफ इट्स अ पास थ्रू, कहीं ना कहीं आई थिंक वो जो एक एलिमेंट रहता है कि डाइवेस्टमेंट को लेके, आई थिंक क्या बीपीसीएल का डाइवेस्टमेंट जाएगा, एंड इफ इट डज गो थ्रू, व्हाट हैपेंस टू द रिमेनिंग 2 प्लेयर्स, आई थिंक काफी फैक्टर्स हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक वी ऑलवेज स्टेड अवे फ्रॉम ओएमसी प्लेयर्स। ये तो दूर रहने की सलाह, लेकिन एक बार इंडेक्स का ट्रेड आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इंडेक्स में हो क्या रहा है वो आपको एक बार फिर दिखा देते हैं। 17,322 के लेवल्स पर बार बार चर्चा हुई थी। 17,310 के लेवल की, वीरू उसके पार निकल चुका है। निफ्टी 100.2 पर, और निफ्टी बैंक भी 35,854। तो कुछ देर पहले आपने बोला था आपको कॉन्फिडेंस निफ्टी बैंक में ट्रेड लेने का ज्यादा है, अब आ गया या 17,310 के ऊपर? जी हाँ, देखिए हर्षदा, देखिए मेरा व्यू ये है कि एक्सपायरी -1 डे के लिए आप एक काम कीजिएगा कि फ्यूचर्स कैरी करिए। ये मॉर्निंग कमेंट्री में क्लियरली मेंशन था कि मैं फ्यूचर्स लूंगा 17,310 के ऊपर। तो एक छोटे क्वांटम में आप कैरी कर सकते हैं निफ्टी फ्यूचर्स को, याद रखिएगा। लेकिन मेरा कोर कन्विक्शन हर्षदा पिछले अगर आधे घंटे में बना है, दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ HDFC बैंक और HDFC ट्विंस अच्छा बना है बैंक निफ्टी पर। अब लग रहा है 36,000 का अटेम्प्ट लिए ले सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ HDFC बैंक। वो जो कॉल हमने ली थी हर्षदा कुछ देर पहले, वो थी इस वक्त स्क्रीन पर 265 रुपए की, अब वो ट्रेड कर रही है 335, यानी स्क्रीन पर आप देखें 70 रुपए का स्विंग वो दे चुकी है। एक काम कीजिए, अगर आपने 2 लॉट लिए हैं, 3 लॉट लिए हैं, 4 लॉट लिए हैं, तो थोड़ा सा बुक कीजिए, इस कॉल को रखिए। कॉल रखिए निफ्टी बैंक की 36,000 की, जो अब डे हाई पर है 340 पे। एक्टर साहब स्क्रीन पे प्रीमियम लिखे आइएगा, अभी हमने ली थी 235 पे, नाउ इट्स 340। और निफ्टी का फ्यूचर्स कैरी करिए हर्षदा, इसीलिए क्योंकि इट्स HDFC ऑल्सो जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो निफ्टी को डबल पुश मिलेगा। तो हम फ्यूचर्स लेंगे, जहां पशुपेश है, जहां स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, वहां कॉल लेंगे। लेकिन ये कॉल हर्षदा आपकी स्क्रीन पर अब करीब करीब, क्योंकि 100 रुपए का व्यू दे चुकी है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट घर ले जाना गलत नहीं होगा। ये लगभग अब 100 रुपए का स्विंग दे चुकी है आपकी स्क्रीन पर हर्षदा, कॉल बैंक निफ्टी की। इट्स 350 नाउ, ओवर टू यू।
जी हाँ, बढ़िया ट्रेड वो साबित हुआ है। 36,000 की कॉल ले जाने के लिए फायदा आपको स्क्रीन पर दिखा है और अभी भी कैरी किया जा सकता है ये ट्रेड। मोमेंटम अच्छा खासा मार्केट में, ट्रेंड ऊपर की तरफ, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प की हवा निकल रही है। तेजी से स्टॉक में डिक्लाइन, 6.5 से 7% तक की गिरावट। 2222 के लेवल्स आ चुके हैं काउंटर में। और जो हम आपको बता रहे थे कि आईटी विभाग ने हाल ही में जो सर्च की थी या फिर छापेमारी की थी हीरो मोटोकॉर्प के अलग अलग ठिकानों पर, उसमें कुछ बड़ी डेवलपमेंट आती हुई दिखाई दे रही। टिम्सी जयपुरिया हमारे साथ जुड़ गई हैं, CNBC TV 18 की संवाददाता। टिम्सी, क्या जानकारी आपके हाथ लग रही है, क्या कह रहे हैं आपके IT डिपार्टमेंट के सोर्सेज? अभी तक जो सोर्सेज ने बताया कि जो छापेमारी की गई थी या सर्च ऑपरेशंस करे गए थे बेसिस ऑन सर्टेन इन्वेस्टिगेशंस एंड लीड्स, उसके बिहाफ पे जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई, जो छापेमारी में डॉक्यूमेंट सीज किए गए थे, इंफॉर्मेशन सीज करी गई थी, उसके हिसाब से पता चला है कि 1000 करोड़ के करीब बोगस एक्सपेंसेस शो करे थे हीरो मोटोकॉर्प ने। अभी भी जो डॉक्यूमेंट्स और जो इंफॉर्मेशन सीज करी गई थी उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये सिर्फ एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक 1000 करोड़ के करीब एक्सपेंसेस बोगस पाए गए और उस पे जो है कि डिटेल्स मांगे गए थे हीरो मोटोकॉर्प से। 3-4 दिन तक करीब ये छापेमारी चलती रही। 23 मार्च से लेके 26 मार्च तक 40 लोकेशंस दिल्ली NCR में कवर करे गए थे, इंक्लूडिंग चेयरमैन का घर और दफ्तर, जो कि पवन मुंजाल का घर और दफ्तर है। और वहां से जो जो इंफॉर्मेशन मिली, जो जो कागज और दस्तावेज लिए गए थे, उन सब की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हुई, जिसके बेसिस पे ये पता चला। अगर पूछा जाए कि क्या IT विभाग की अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई है, नहीं, अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि बहुत सारे और एविडेंसेस सामने आए हैं जिनको इन्वेस्टिगेट करने में थोड़ा सा समय लग रहा है IT विभाग को। तो इसलिए कोई एज सच फुल फ्लेजेड इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट नहीं हो गए। अभी ये सिर्फ इनिशियल रिपोर्ट्स है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स है, जिनके बेसिस पे IT डिपार्टमेंट ने ऐसा एलिगेशन लगाया। हमने CNBC TV 18 ने कंपनी को भी अप्रोच किया, पर इमीडिएटली कंपनी के ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स जो स्पोक्स पर्सन होते हैं वो अभी अवेलेबल नहीं थे कमेंट के लिए। पर हाँ, ये जरूर याद रखने की बात है कि जब छापेमारी चल रही थी तब कंपनी के ऑफिशियल्स ने कहा था कि हाँ, IT विभाग के ऑफिसर्स उनके यहाँ आए हैं, दफ्तर में भी, चेयरमैन के घर पे भी, और वो लोग पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं IT डिपार्टमेंट के साथ। उन्हें जो भी इन्वेस्टिगेशन में मदद कर सकते हैं, पूरी मदद की गई कंपनी की तरफ से। शुक्रिया टिम्सी, डिटेल्ड आपने रिपोर्ट सामने पेश कर दी है कि आपके सूत्रों के हवाले से क्या अपडेट निकल कर आ रहा है कि 23 से 26 मार्च के बीच जो छापेमारी हुई थी, कई बड़ी खामियां पाई गई हैं और 1000 करोड़ तक की एक्सपेंसेस, बोगस एक्सपेंसेस कंपनी ने सामने पेश की थी। ऑफ कोर्स इसकी तफ्तीश आगे भी जारी रहेगी। स्टॉक में एक तगड़ा क्रैकडाउन देखने को मिला। वीरू, चार्ट्स के आधार पर ये अपने 52 हफ्तों की लोस के तरफ बढ़ गया है या फिर पहुंच चुका है उन लेवल्स पे? एक सेकंड हर्ष, अगर आप देखें मैं बताता हूँ। नहीं, 52 वीक लो पे तो नहीं, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही इसका एक लगा था लो। अगर आप देखें हीरो मोटोकॉर्प 2228 पे नहीं, हर्षता 8 मार्च को इसका इंट्राडे लो था करीब 2135 का, तो अभी ये वहां से दूर है। बट यस, 2135 टूटते ही साथ हर्षता आप याद रखिएगा, अगर आप इसके करियर से, रीसेंट करियर से, स्पेशली अगर आप देखें जुलाई 2014 के बाद का, अगर कोविड एरा निकाल दें, वो 2 महीने का डिप निकाल दें, वो 7513 का निफ्टी निकाल दें, तो यस, ये इस वक्त सबसे क्रिटिकल जोन को वॉलेट करने की तैयारी करता हुआ। तो आप लेकिन एक तरफ हीरो मोटोकॉर्प और हर्षता आप देखिए, इस बीच निफ्टी डे हाई की ट्रजेक्टरी पे आके ट्रेड करता हुआ 17337। लेकिन हर्षता यकीन मानिए, बैंक निफ्टी बहुत अच्छा करता हुआ, और वो कॉल हर्षता नेट 100 रुपए देती हुई स्क्रीन पर। क्लोजिंग अच्छी रही हर्षता, शानदार क्लोजिंग वीरू। और इंतजार इसी बात का था कि हम 36,000 के कितने करीब जाते हैं और एक्सपायरी तक अगर 36,000 के लेवल्स पार हो जाते हैं फिर और मजबूती आएगी। और 36,700 का पर जो इम्पोर्टेंट एवरेज है जो आप लोग ट्रैक करते हैं टेक्निकली,
वो इनफैक्ट मैप किया जाएगा। वेरी क्विकली हमारी वॉल पर चलते हैं, देखते हैं क्या स्थिति बनती दिखाई दे रही है आखिरी 3 मिनटों में। आप देखिएगा निफ्टी जो है 17,338 के आसपास डे हाई की तरफ क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। 117 अंकों तक की बढ़त देखने को मिली, आधे % का मूव है। दूसरी तरफ निफ्टी बैंक आज का स्टार परफॉर्मर है, ये 200 अंकों की बढ़त, जैसे हम बता भी रहे थे कि 36,000 की कॉल में एक बहुत तगड़ा तेजी का ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है और 35,944 पर ये टिकने के आसार बनाता हुआ 230 अंकों की बढ़त 230 अंकों की बढ़त देखने को मिली। आज टेक्नोलॉजी काउंटर्स में एक अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिला है। लकीली आज मिड कैप्स ने भी पार्टिसिपेट किया, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो इस समय आप देखेंगे बढ़ने वाले शेयरों की संख्या थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन ज्यादातर हिस्से में तेजी का ट्रेड बना था। कुछ स्टॉक्स जिनमें आज सबसे ज्यादा तेजी का ट्रेंड देखा गया है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर आज के सत्र में सबसे ज्यादा एक्टिविटी रही और फिर ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा मंदी वाले ट्रेड्स भी आपके लिए करेंगे हाजिर। लेकर आइएगा प्लीज डायरेक्टर साहब वो तमाम काउंटर्स जो तैयार हो चुके हैं, जहां पर अच्छा खासा मूव देखने को मिला। जो मुझे याद है आइशो मोटर आज तेजी में काउंटर था, लेकिन फार्मा काउंटर्स ये एक सेक्टर है जो हमने मैप किया है आपके लिए। देखिए मिड कैप में क्या कुछ चला है, इब्का लैब्स 6% ऊपर, जेएसके फार्मा में 9% तक का इजाफा, सुवेन जैसे काउंटर्स, स्पार्क जैसे काउंटर्स में खरीदारी बनी है। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर रेड्डी, स्पार्क, सन फार्मा की काफी चर्चा हुई, वहां पर हमने देखा एक अच्छा खासा ट्रैक्शन जरूर बनता दिखाई दिया। इसके अलावा सीमेंट शेयरों का हम जिक्र कर रहे थे, यहाँ से आगे अप्रैल में प्राइसेस बढ़ने के आसार अभी भी हैं। एनसीएल इंडस्ट्रीज 8% ऊपर, बिरला कॉर्प में 10% का इजाफा, जेके लक्ष्मी 7.25% भागा, तो जेके सीमेंट में भी हमने देखा 5.5% तक की तेजी आज के दिन बनती दिखाई दी। बढ़ते सीमेंट के दामों के बीच महिंद्रा लाइफ ब्रिगेड डीएलएफ का एक ट्रेड और पूर्वांकरा में हमने देखा एक अच्छा खासा मोमेंटम तेजी की तरफ आज के दिन बनता हुआ दिखाई दिया। ये एक और पॉकेट है जहां पर स्ट्रेंथ देखने को मिली है। चुनिंदा एनबीएफसीज में हम देख रहे हैं खरीदारी हुई, लेकिन काफी दिनों बाद एचडीएफसी के वारे न्यारे होते हुए 3% तक की तेजी इधर देखने को मिली। और जब एचडीएफसी भागा तब निफ्टी में और जोश आया, क्योंकि वेटेज उसका अच्छा खासा है। इंडिया इन्फोलाइन, इंडिया बुल्स हाउसिंग, मैक्स फाइनेंशियल ये दूसरे ट्रेड्स थे जहां पर खरीदारी बनी है। अब आपके लिए लेकर आते हैं हीट मैप और आपको बाजार की पूरी पिक्चर दिखाएगा, जहां पर सबसे ज्यादा ट्रेंड तेजी का या मंदी का बनता हुआ दिखाई दिया है। तो ये देखिए कल यहां तक मंदी के ट्रेड्स थे, आज स्थिति और बेहतर होती हुई जो बुल्स हैं वो हावी हुए हैं तेजी की तरफ। आइशो मोटर्स जिसका हमने जिक्र किया, एचडीएफसी टॉप ट्रेड्स में शामिल, अदानी पोर्ट टॉप ट्रेड्स में शामिल, जेएसडब्ल्यू स्टील में हमने देखा एक अच्छी खासी तेजी, डीवीज लैब, भारती अल्ट्राटेक सीमेंट, ये सभी तेजी वाले काउंटर्स रहे हैं आज के लिए। ग्रेसिम हो, एसबीआई लाइफ, डिस्पाइट द फैक्ट कि यहाँ पर एक बड़ा ब्लॉक हुआ, स्टॉक में एक अच्छा खासा बाउंस 1100 पर जाकर टिका है और एचडीएफसी बैंक का भी योगदान आज काफी महत्वपूर्ण है। मंदी की तरफ के ट्रेड्स भी आप देख रहे थे, जिसमें हीरो मोटोकॉर्प को एक झटका जरूर लगा है, लेकिन घंटी बज चुकी है, आज का ट्रेड समाप्त हुआ। हीरो मोटोकॉर्प 158 अंकों की गिरावट पर जाकर टिका है, लेकिन इंडेक्स के लेवल्स अब आपको यहां पर दिखा देते हैं। निफ्टी 17,335 पर टिकता हुआ, 100 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा, लेकिन निफ्टी बैंक में भी जोश, 36,000 पर अभी भी नजरें हैं, 35,923 पर आज जाकर दिन टिका है। मिड कैप इंडेक्स 100 पॉइंट ऊपर, आईटी इंडेक्स में 124 अंकों की बढ़त देखने को मिली। ये रहा आज का ट्रेंड। वीरू, वायदे में आज के एक्सेप्शनल गेनर्स कौन से रहे? देखिए आज अगर आप डेरिवेटिव्स में देखें तो कुछ स्टॉक्स ने सुपर स्विंग दिया और ओआई के दृष्टिकोण से देखेंगे आप तो वो बहुत अच्छे रहे। डेल्टा कॉर्प और इंडिया होटल्स, ये दो बहुत इंप्रेसिव स्टॉक रहे। ओआई एडिशंस काफ़ी अच्छे खासे थे और इनफैक्ट रोलओवर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। एक जो कल के लिए सबसे क्रिटिकल कहानी रहेगी हर्षिता, वो है एचडीएफसी बैंक। नो डाउट एचडीएफसी भी अगर आप देखें सब्सटेंशियल, अगर आप देखें बड़ा मीनिंगफुल अगर आप देखें वेटेज रखता है, लेकिन एवरेजेस को देखते हुए और कल की कैंडल से इसकी एक सेफ डिस्टेंस जो इसने मेंटेन किया उसको देखते हुए एचडीएफसी बैंक कल के लिए अगर आप देखें एक बहुत क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर रहेगा। और कुछ काउंटर्स को देखें, अगर मैं हीट मैप को देखूं जहां पे सब्सटेंशियल ओआई एडिशन हुआ है कल के लिए, सीमेंट में जेके सीमेंट और अगर आप देखें तो अंबुजा सीमेंट, ये दो इनफैक्ट एसीसी भी अगर आप देखें एक सब्सटेंशियल ओआई लेके गए अपने साथ, इब्का लैब एक अच्छा ओआई लेके गया और साथ ही साथ मेटल में अगर आप देखें जेएसपीएल और केमिकल स्पेस में एक टाटा केमिकल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि कल के लिए एक सब्सटेंशियल ओआई लेके गए। हर्षिता आज सीधा सौदा की टीम क्या रहा रुझान? यहाँ पर बहुत ही बढ़िया ट्रेड्स देखने को मिले हैं वीरू। पहले और
नीरज वापस आए हैं छुट्टी पे, तो नीरज और आशीष के बीच मुकाबला हुआ। आपको बता देते हैं कौन से ट्रेड्स रहे। ये आशीष की टीम पहले आएगी। आशीष की टीम में जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स था, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और बर्जर जैसे स्टॉक से जहां पर हमने देखा है सबसे ज़्यादा एक्शन आज के दिन बनता दिखाई दिया। तो इनफैक्ट ये आज के स्टार परफॉर्मर्स रहे हैं। किसी तकनीकी दिक्कत की वजह से नीरज की टीम आ नहीं रही है, वरना उनके भी अच्छे ट्रेड्स थे, चाहे वो चेन्नई पेट्रो हो, एमआरपीएल जैसे ट्रेड्स हो, जहां पर उन्होंने कुछ पोजीशन तेजी की तरफ लेने की सलाह जरूर दी थी। चलिए, ये रहा मार्केट का हाल। एक बार फिर इंडेक्स और निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 17,325 पर हम आपके लिए दिन को छोड़कर जा रहे हैं। हाई की तरफ ही मार्केट ने आज समाप्ति दिखाई है और निफ्टी बैंक भी 136 अंकों की बढ़त पर 35,847 पर जाकर टिका है। हम अब बस एक दिन दूर रहेंगे, कल जब लौटेंगे एक्सपायरी से तो उस पर नजरें रहेंगी और ऑफ कोर्स अप्रैल सीरीज की तैयारी भी कल से शुरू हो जाएगी। इसी के साथ वीरू और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा CNBC आवाज पर। नमस्कार। नमस्कार।